कारोबार की एक्सपायरी दिन बाजार में है दबाव के साथ कारोबार और कुछ अहम लेवल्स के नजदीक है बाजार। बड़ा सवाल है कि आखिरी 1.5 घंटे का एक्शन क्या होगा, कहां होगी एक्सपायरी और क्या कुछ रिकवरी देखने को मिलेगी या दिन के निचले स्तरों की तरफ होंगे हम बंद। लेकिन बड़ा सवाल है कि एक्सपायरी कहां होगी, इसके साथ ही कल क्या होगा एक्सपायरी के बाद, क्या फिर से तेजी की रफ्तार या फिर रहेगा करेक्शन। लेंगे इन तमाम सवालों के जवाब। स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि एक्सपायरी के लिहाज से किस तरह का एक्शन होगा, क्या क्लोजिंग के स्तर आपको नजर रखने पड़ेंगे और बाजार में मौके कहां पर बन रहे हैं। तो अनिल जी, सबसे पहले बताइए आने वाले 1.5 घंटे के लिए बड़े बाती क्या है सर? दीप देखिए, वीकली एक्सपायरी के दिन दबाव है बाजार में। निफ्टी 13,400 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स 350 अंक कमजोर है 45,750 के आसपास, लेकिन बैंक निफ्टी 450 अंक की गिरावट के साथ सपोर्ट जोन के आसपास 30,300 के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वहीं बैंकिंग, फाइनेंशियल शेयरों में और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली है। लेकिन आज एफएमसीजी शेयर निफ्टी को अपना सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। वहां अच्छी खरीदारी है, 2% इंडेक्स ऊपर है। आप सोच सकते हैं अगर आज एफएमसीजी शेयरों ने नहीं सहारा दिया होता तो बाजार के हाल थोड़े और खराब होने के आसार थे, लेकिन वहां से थोड़ा सपोर्ट जरूर आता हुआ दिख रहा है। जी दीप। बिल्कुल, तो एफएमसीजी शेयर से सपोर्ट आ रहा है अनिल जी, बट आज लंबे समय बाद बाजार में ऐसा माहौल है जहां पर डिप पर खरीदारी नहीं आई है। हालांकि फर्दर सेलिंग भी नहीं आई है क्योंकि जो मॉर्निंग का लो था निफ्टी ने तो आराम से होल्ड कर दिया। बैंक निफ्टी पर थोड़ा दबाव जरूर है सर, पर लंबे समय बाद डिप पर खरीदारी नहीं आई है। तो किस तरह से मार्केट एक्शन देखते हैं सर आने वाले 1.5 घंटे के लिए? दीप, जगह तो होनी चाहिए खरीदारी की। पहले से 8 दिनों से लगातार क्लोजिंग हाई बन रहे हैं, 5 दिनों से लगातार इंट्राडे हाई बन रहे हैं। भर भर के लोग बैठे हैं। जितनी ताकत है, जितनी जगह है, जितना पैसा है, उससे ज्यादा खरीदारी कर रखी है और उसके ऊपर वीकली एक्सपायरी। ये वजह आप देखिए कहां खराबी है ग्लोबल मार्केट्स में। डाउ फ्यूचर सपाट है, यूरोप 1/4% मजबूत है, एशिया में कोई ऐसा पैनिक नहीं है। फिर सिर्फ हम क्यों कमजोर है? उसकी वजह सिंपल है कि ट्रेडर्स थोड़ी आज पोजीशन हल्की करने के मूड में। और वजह यह कि जब आपके पास पोजीशन जरूरत से ज्यादा हो और जरूरत से ज्यादा शेयरों में हो, नंबर ऑफ स्टॉक्स, जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी हो, तो फिर आपके लिए हल्का सा भी करेक्शन देखना मुश्किल होता है। ये तो देखिए, आप कोई करेक्शन बहुत बड़ा नहीं है। मुश्किल से अगर निफ्टी 0.5% करेक्ट होता है, बैंक निफ्टी 1-1.25% करेक्ट होता है, तो कोई बड़ा करेक्शन नहीं है। लाइफ टाइम हाई पर लगातार एक साथ इतना बढ़ने के बाद इतना तो बाजार कभी न कभी आपको झटका देगा ही, गिरेगा ही। लेकिन उसमें आप कितने टिके रह पाते हैं, ये बड़ी चीज है। तो मैं ये कहूंगा कि करेक्शन बड़ा नहीं है, लेकिन अगर आपकी ट्रेडिंग पोजिशन डिसिप्लिन में नहीं है, जरूरत से ज्यादा है, चाहे वो क्वांटिटी के लिहाज से हो, चाहे नंबर ऑफ स्टॉक्स के लिहाज से हो, तो आपके लिए फिर थोड़ा संभालना मुश्किल होता है। तो फिर आप करते हैं कि चलिए जो स्टॉक प्रॉफिट में उसे बेचिए, जो स्टॉक लॉस में उसे पकड़ के रखिए। जबकि एक्चुअली स्ट्रेटेजी अलग होनी चाहिए। प्रॉफिट वाले स्टॉक्स में आप बने रहें कन्विक्शन के साथ, तो वो ज्यादा ठीक है, लेकिन नुकसान वाले स्टॉक्स को आपको कम करना चाहिए। और इन सबसे भी बढ़िया स्ट्रेटेजी यही है कि आप तकनीकी तौर पर या फिर आप जिस तरह से फॉलो करते हैं वो स्टॉप लॉस फॉलो करके अगर आप बने रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये समझ लीजिए आपको अगला 1.5 घंटा निकालना है। अगर आपके अगला 1.5 घंटा आपने अपनी पोजीशन बचा ली तो फिर आपके लिए कल बहुत मुश्किल होगी, इसकी संभावना कम है। मैं ये तो नहीं कह सकता गारंटी से कि आज ही करेक्शन खत्म हो जाएगा और कल कुछ नहीं होगा, लेकिन आमतौर पर तेजी के मार्केट में 1.5 से 2 दिनों का मैक्सिमम करेक्शन होता है, 1 से 1.5 दिन का करेक्शन होता है। जो करेक्शन आज सुबह से शुरू हुआ है, संभावना यह कि कल आपको वो खत्म होते हुए नजर आए। लेकिन बड़ी बात यही है कि क्या आप कल तक अपनी पोजीशन को संभाल सकते हैं, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, आप ही के पास है और आप ही को ढूंढना है। तो अगर आप अपना पोजीशन संभाल पाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि लॉस करेंगे, लेकिन नहीं संभाल पाएंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत है। तो मेरा ये समझना है करेक्शन बहुत ज्यादा लंबा अभी तो नहीं दिख रहा। कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निफ्टी ने तोड़ा नहीं है, न तोड़ने के आसार है, और एक्सपायरी का दिन नहीं होता तो शायद आज ही दिन में रिकवरी आ जाती जैसा कि आप कहते हैं। और देखिए, कल परसों भी हम बात कर रहे थे, जब इतना गैप से 60-70 पॉइंट नीचे खुलने के आसार थे, तब हमने कहा जहां जितना नीचे खुले तुरंत प्रभाव से खरीदिए, लेकिन वो चीज आज नहीं कही। हमने कहा देखेंगे, देखते कौन भारी पड़ता है, जल्दबाजी नहीं है। तो जहां जल्दबाजी करनी है, जिस दिन जल्दबाजी करनी है करेंगे, और जिस वक्त आपको ये देखना है आराम से कि बाजार सेटल हो जाए, तो मेरी राय यही होगी अगला 1.5 घंटा आप अपनी पोजीशन को मैनेज करें जैसे आप कर सकते हैं, और कल फर्स्ट हाफ नहीं तो सेकंड हाफ आपको रिकवरी के संकेत दे सकता है। अगर उसके बाद रिकवरी ना आए तो फिर सोचेंगे कि क्या नई स्ट्रेटेजी बनानी है। लेकिन मेरा ये समझना है कि 1.5 दिन का करेक्शन पूरा होने के बाद
आप बेहतर होते हुए दिखेंगे। तो ज्यादा चिंता की बात नहीं, अगर आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन होल्ड कर सकते हैं इस राय में ये जरूरी नहीं कि आप अपनी जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा की पोजीशंस बनाकर रखें। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही पोजीशन रखें, ये आपके लिए ज्यादा ठीक होगा। आइए बढ़ते हैं आगे, स्वागत करते हैं वसीम साहब का, वक्त है उनकी बेहतरीन पिक्स लेने का। बसी साहब, स्वागत है आपका। बाजारों में आज हल्का करेक्शन आता हुआ दिखा है, लगभग 400 अंक नीचे बैंक निफ्टी है, 90 अंक निफ्टी नीचे है। बताएं सर, पहले तो बाजार का आउटलुक, क्या करेक्शन लंबा है या एक आध दिन का? हाँ, तो अनिल जी, पहले मैं आपको ये बताऊं कि एक दो दिन मत देखिए, लेकिन मैंने आपको पहले भी चेतावनी दी थी, सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर विल बी वेरी ट्रिकी। और आज मैं रीइटरेट करता हूं कि नाउ द करेक्शन कैन बी फेयरली डीप। तो ये ऑब्वियसली करेक्शन एक ओवरबॉट मार्केट में बहुत अनिवार्य थी, बट आई कैन थंप द टेबल के यहाँ से 12,800 और 12,600 तो मिनिमम टारगेट है 31 दिसंबर। उससे ज्यादा हो जाए आई वोंट बी सरप्राइज। ये जो कोविड की रिलेटेड वैक्सीन है एंड सो ऑन, एंड द ओवरबॉट कंटेंट ऑफ द मार्केट इज टेलिंग मी कि लिक्विडिटी कैन टेक यू टू अ सर्टेन लेवल। रियलिटी हैज टू डाउन ऑन अर्निंग्स एंड द ग्लोबल मैक्रोस। वेरी वेरी कॉशियस सर, वेरी कॉशियस। और इस कारण से मैं आपको 4 दिन से जो बाइस कह रहा हूँ उसमें भी अपडेट दे दूं। आज का हाई मार रहा है HDFC लाइफ, आज का हाई मार रहा है SBI लाइफ। इंश्योरेंस, कंज्यूमर मेरे टॉप पिक्स थे, और IT। आज का न्यू हाई मारा है गोदरेज कंज्यूमर ने 737, डाबर 520, नेस्ले 18,300, ब्रिटानिया 3740 और ITC 210। ये मेरे टॉप पिक्स थे। मैं बहुत बेरिश हूँ मेटल्स पे, ऑटो पे और NBFCs पे। तो यहाँ पे मेरी सावधानी है, प्रॉफिट बुक कीजिए, डोंट ट्राई टू कैच दिस फॉल बिकॉज दिस फॉल कैन हर्ट यू मोर देन एनीबडी। बी इन्वेस्टेड इन सिस्टमैटिक स्टॉक्स, बट बी ओवरवेट ऑन IT, फार्मा एंड कंजम्पशन। सुबह की मेरी कॉल थी मनापुरम फाइनेंस, वो 73 बिक गया, उसमें आप प्रॉफिट बुक कीजिए, 69 पे दी थी। और मैंने दिया था आपको डाबर, वो भी आउट परफॉर्म है। सीमेंट में वीकनेस ज्यादा दिख रही है, अगर आप ट्रेडर है तो बुक कीजिए, रह सकते हैं तो अगर बन सकते हैं तो बने रहिए अंबुजा में। अब आप कहें तो मेरे पे 2 कॉल है और एक स्ट्रेटेजी है, आप कहें तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल बताएं सर प्लीज। तो पहला होएगा अनिल जी, देखिए मुझे NBFC काफी वीक दिख रहे हैं और मेरे 2 शॉर्ट कॉल। अब जो शॉर्ट नहीं कर सकते वो पुट के थ्रू जा सकते हैं। L&T फाइनेंस बेचिए 90, 91 में, 93.25 का स्टॉप लॉस है, 80 to 82 का टारगेट। दूसरा सेल है, क्योंकि मैं ऑटोज पे बहुत बेरिश हूँ, M&M has given a very weak sign, तो M&M फाइनेंस बेचिए, 71 रुपए का भाव है, 71, 71.5 में, 75 का स्टॉप लॉस, और भाव इसका मुझे 57.5 से 60 दिखता है। इसमें राइट का भी ओवरहैंग है। ये दोनों शॉर्ट है। अब अनिल जी, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो शॉर्ट नहीं कर सकते और फॉलिंग मार्केट में प्रोटेक्ट करना चाहें। आज मैं पहली बार आपको बोल रहा हूँ, 13,200 की पुट लीजिए, 31 दिसंबर की, 114.15 का भाव है। इसमें स्टॉप लॉस रखिए 50 रुपए नीचे, माने 55 रुपए, और इसका टारगेट अगर मैं ठीक हुआ 31 दिसंबर तो 400 से ज्यादा जा सकता है। सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ, बाय दिस पुट ऑफ 13,200। 50 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है और 400 रुपए का भाव जा सकता है। ओके, 31 दिसंबर वाला मंथली पुट खरीदिए, ये वीकली वाली नहीं। आज वीकली एक्सपायरी हो रही है, उसे भूल जाइए। आपको पुट खरीदना है निफ्टी का, और वो खरीदना है 13,200 का पुट खरीदिए। 31 दिसंबर की मंथली एक्सपायरी वाला 114-115 रुपए के आसपास, 55 रुपए का स्टॉप लॉस, 400 रुपए तक के टारगेट के लिए। ये राय भसीन साहब की तरफ से आती हुई आपके लिए। और बाकी 2 और शॉर्ट कॉल है, L&T फाइनेंस और M&M फाइनेंस, जहां पर आपको बिकवाली करनी चाहिए। L&T फाइनेंस आपके लिए 90 रुपए 50 पैसे 91 के आसपास बिकवाली करनी है। 93.25 93 रुपए 25 पैसे का स्टॉप लॉस होगा। 82 और 80 रुपए तक के टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। M&M फाइनेंस, यहाँ पर भी आप बिकवाली करके चल सकते हैं, और यहाँ पर आप M&M फाइनेंस में स्टॉप लॉस लगाएं 71 हाफ का, नहीं माफ कीजिएगा, 171 हाफ में बेचना है। 175 का स्टॉप लॉस लगाइए, और आपको टारगेट रखना है 157 रुपए 50 पैसे का, और साथ ही 160 रुपए का। बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब। मुलाकात होगी 45 मिनट बाद 2:50 पर आपसे एक बार फिर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए बढ़ते हैं आगे। इवेंट्स और सारे ट्रिगर्स बताने के लिए तैयार हैं मानसी, और उसके बाद खबरों वाले शेयरों पर भी करेंगे फोकस। तो मानसी बताइए, किन ट्रिगर्स पर रखनी है नजर?
शुक्रिया अनिल सर। आज कैनरा बैंक QIP का इश्यू प्राइस तय करने के लिए एक बोर्ड बैठक करने जा रहा है। इसके अलावा 4 बजे कृषि मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जहां पर किसान आंदोलन पर फोकस होगा, इस पर नजर रहेगी। ECB की पॉलिसी आज आएगी, एक और स्टिमुलस की उम्मीद है। यहाँ पर US FDA की वैक्सीन कमेटी की बैठक पर भी आज फोकस रहेगा। वहीं ब्रेक्सिट पर EU के नेताओं की आज और कल दोनों दिन बैठक होने जा रही है। नई संसद की आधारशिला रखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन कुछ ही देर में होने वाला है, तो इस पर भी फोकस रहेगा। कल 11 दिसंबर IRCTC और फेडरल मुगल दोनों ही के OFS रिटेल निवेशकों के लिए खुलते हुए दिखेंगे। वहीं शॉपर स्टॉप का राइट इश्यू बंद होता हुआ दिखेगा। विप्रो के बायबैक की रिकॉर्ड डेट है कल। मजेस्को का 631 करोड़ का बायबैक बंद होगा, दाम इसके 845 रुपए हैं। कॉस्मो फिल्म्स का बायबैक भी कल बंद होता दिखेगा, इसके दाम 576 रुपए हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की पूंजी जुटाने को लेकर कल एक बोर्ड बैठक होने जा रही है। और अंत में शनिवार का दिन यानी कि 12 दिसंबर अंतरिम डिविडेंड पर पावर ग्रिड की एक बोर्ड बैठक होने जा रही है। और इस दिन फिक्की की AGM में प्रधानमंत्री मोदी अपना संबोधन देंगे, तो इस पर भी नजर रहेगी। बिल्कुल, तो ढेर सारे इवेंट्स हैं जहां पर हमें रखनी है नजर। आइए कुशल के पास चलते हैं और जान लेते हैं कौन से हैं खबरों वाले स्टॉक्स। गुड आफ्टरनून कुशल, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले OFS अपडेट जो अभी चल रहे हैं। ICICI सिक्योरिटीज OFS का जो रिटेल हिस्सा है वो अब तक करीब 28% बढ़ा है, ये 1.35 के अपडेट है अभी तक। साथ ही IRCTC यहाँ पर जो नॉन रिटेल निवेशकों के लिए जो OFS खुला है उसमें 43% का सब्सक्रिप्शन अब तक मिल चुका है। और फेडरल मुगल इसका भी जो नॉन रिटेल हिस्सा है वो अब तक 3% ही बढ़ा है। तो यानी कि फेडरल मुगल को थोड़ा सा सुस्त रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल रहा है। वहीं ACC और अंबुजा, इन्होंने जो सुबह हमने आपको खबर बताई थी कि रॉयटर्स के हवाले से जो खबर आई थी उसमें जो CCI जांच कर रही है इन कंपनियों की, उस पर इन कंपनियों ने अपनी सफाई जारी की है। वो कह रहे हैं कि कंपनी के नियमों के मुताबिक जो है इन्होंने काम किया है और जांच में पूरी तरह से जो है कंपनियां ये सहयोग करेंगी, जो भी इनकी क्लैरिफिकेशन और जो भी इन्वेस्टिगेशन में जो भी जांच होगी उस पर। साथ ही हमने एक्सक्लूसिवली आपको ये बताया था जिसमें न्यू इंडिया एश्योरेंस और ICICI लोम्बार्ड स्पेसिफिकली फोकस में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि IRDAI ने करीब 12 से 15% प्रीमियम ग्रोथ का जो है लक्ष्य रखा है। और वो कंपनियों के CEO से बात कर रहे हैं और उनको ये कहा गया है कि जो प्रीमियम ग्रोथ है उसको बढ़ाने पर आपको फोकस करना होगा और कंपनियां जो भी नए प्रोडक्ट्स लाएगी उसको तुरंत मंजूरी देगा IRDAI। तो यहां पर फोकस इसलिए इंश्योरेंस कंपनियों पर आज बना हुआ है। साथ ही L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, यहां पर एक ग्लोबल ऑयल एंड गैस कंपनी से इनको करीब $10 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है और अमेरिका में रिफाइनिंग सर्विसेज देने के लिए ये ऑर्डर दिया गया है L&T टेक्नोलॉजीज को। साथ ही स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, इस पर फोकस रखिए क्योंकि कोरोना वैक्सीन के लिए इन्होंने स्पाइसजेट के साथ डिस्ट्रीब्यूशन का करार कर लिया है। इनफैक्ट ये भारतीय स्तर पर तो करेंगे ही, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी जो है इन्होंने स्पाइसजेट के साथ ये करार किया है। साथ ही सेल न्यूज राइस के हवाले से एक खबर आई है कि 2 प्लांट्स की बिक्री FY21 में पूरा होने की उम्मीद है, जिसमें विश्वेश्वरैया और सलेम प्लांट शामिल है और इनकी जो प्रस्तावित बिक्री है उस पर CCI की मंजूरी का अभी सेल को इंतजार है। साथ ही सुबेक्स, यहां पर सऊदी अरब की कंपनी STC, उनके साथ इन्होंने करार कर लिया है रेवेन्यू एश्योरेंस और फ्रॉड मैनेजमेंट सोल्यूशन देने का। तो ये सुबेक्स के लिए काफी पॉजिटिव खबर है। और अंत में HOEC, इन्होंने व्योमन ट्रेड लिंक के साथ जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है उसको बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। और ये जो ट्रांजैक्शन है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो व्योमन ट्रेड लिंक है वो HOEC को करीब 150 करोड़ रुपए का जो है मीडियम टर्म लोन देते हुए नजर आएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए वो तमाम स्टॉक्स जहां पर खबरें हैं। आइए सुनते प्रधानमंत्री जी को, जो नए संसद भवन की आधारशिला रखने के बाद राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाए तो उस पर्व की साक्षात प्रेरणा हमारी संसद की नई इमारत बने। आज 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, गर्व का दिन है, जब हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। साथियों, नए संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। ये समय
और जरूरतों के अनुरूप खुद में परिवर्तन लाने का प्रयास है। मैं अपने जीवन में वो क्षण कभी नहीं भूल सकता जब 2014 में पहली बार एक सांसद के तौर पर मुझे संसद भवन में आने का अवसर मिला था। तब लोकतंत्र के इस मंदिर में कदम रखने से पहले मैंने सिर झुकाकर, माथा टेककर लोकतंत्र के इस मंदिर को नमन किया था। हमारे वर्तमान संसद भवन ने आजादी के आंदोलन और फिर स्वतंत्र भारत को गढ़ने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आजाद भारत की पहली सरकार का गठन भी यही हुआ और पहली संसद भी यहीं बैठी। इसी संसद भवन में हमारे संविधान की रचना हुई, हमारे लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। बाबा साहब आंबेडकर और अन्य वरिष्ठों ने सेंट्रल हॉल में गहन मंथन के बाद हमें अपना संविधान दिया। संसद की मौजूदा इमारत स्वतंत्र भारत के हर उतार चढ़ाव, हमारी हर चुनौतियां, हमारे समाधान, हमारी आशाओं आकांक्षाओं, हमारी सफलता का प्रतीक रही है। बिल्कुल, तो ये थे प्रधानमंत्री जो बात करते हुए नए संसद भवन की आधारशिला रखने के लिहाज से 950 करोड़ रुपए का ये एक प्रोजेक्ट है। नए संसद भवन की इमारत बनकर तैयार होगी अगस्त 2022 में, जब हिंदुस्तान अपने 75वें वर्ष में प्रवेश करेगा आज़ादी के बाद, तब एक नया संसद भवन हमें मिलेगा। आइए, बाजार इस बीच थोड़े से कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं। दिन के निचले स्तरों की तरफ है। 30,200 के करीब पहुंचता हुआ बैंक निफ्टी और निफ्टी 13,400 के करीब आता हुआ दिन के निचले स्तरों के आसपास अब ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। यानी कि कोई रिकवरी के संकेत अभी शुरुआती 1.5 घंटे में जो क्लोजिंग शो के उसमें नजर नहीं आ रहे, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो बड़े एक्शन में इस वक्त भी आपको दिखेंगे। मसलन कि एफएमसीजी शेयरों में दमदार खरीदारी होती दिख रही है। डाबर, कल हमने जो खबर की जिसमें कि डाबर के प्रमोटर्स एवरीडी के प्रमोटर्स से या फिर मार्केट से अपनी स्टेक बढ़ाने के मूड में है, डाबर के स्टॉक में 2.5% का बड़ा उछाल आता हुआ दिख रहा है। इसी के चार्ट्स पर एक बार राय ले ली जाए डाबर पर। कुणाल जी, जरा चार्ट देखिए और बताइए क्या करना चाहिए। अनिल जी, शानदार चार्ट है डाबर का। और कल भी अनिल जी जब एवरेडी पर हम चर्चा कर रहे थे तब हमने बात डाबर की भी की थी, और डाबर का चार्ट बहुत दमदार है अनिल जी। निचले स्तरों पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है और उसके बाद आज फिर एक क्लियर ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। एक अड़चन जो है वो 535 533 के आसपास नजर आती है, तो 533 तक तो जाना बिल्कुल तय दिखता है। 533 अगर स्टॉक ने पार किया तो इसमें फिर एक बड़ा ब्रेकआउट होगा और फिर आपको यहां पर 555 560 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। तो बुलिश व्यू रखना चाहिए डाबर पर और अन्य एफएमसीजी स्टॉक्स में जिनमें आज ब्रेकआउट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर रखिए आप नज़र डाबर पर। डिफेंसिव्स में आप थोड़ा फोकस इस समय बढ़ते हुए देख रहे हैं बाजार का, और इसलिए ज़्यादातर एफएमसीजी, कुछ फार्मा और सिलेक्ट आईटी स्टॉक्स में भी आपने खरीदारी देखी है। पर क्या होनी चाहिए आपकी फोकस लिस्ट आने वाले समय में? मैक्वेरी ने भारत की फोकस लिस्ट तैयार करी है, कई दिग्गज नेम्स भी इस लिस्ट में शामिल हैं। चलिए चलते हैं देवांशी के पास जानने के लिए कि मैक्वेरी की फोकस लिस्ट में कौन कौन से स्टॉक्स हैं। बताएं देवांशी। बिल्कुल दीपांशु, 7 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट में और ये मेनली लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जहां पे मैक्वेरी को लगता है कि मौजूदा भाव से भी करीब 20% तक की और अपसाइड देखने मिल सकती है। अब देखिए, सबसे पहले आईटी स्टॉक में इन्फोसिस और एचसीएल टेक ये दोनों शामिल होते हुए दिख रहे हैं। इन्फोसिस, इनका ये कहना है कि जो बाकी कंपनीज हैं इनके कंपेरिजन में इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है और मजबूत ग्रोथ देखने मिलेगी। जो नई डील्स इनको FY23 तक मिलती हुई दिखेगी, इससे इनको काफ़ी सहारा मिलता हुआ दिख सकता है और मार्जिन में भी बढ़त देखने मिलेगी। डॉलर आई काफ़ी मजबूत
मजबूत बढ़ती हुई दिखेगी। HCL टेक दूसरी कंपनी है, इनका कहना है कि क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन में ग्लोबली जो स्पेंडिंग बढ़ती हुई दिख रही है, इसका क्लियरली बेनिफिशियरी HCL टेक आता हुआ दिखेगा। नई डील से इनको ग्रोथ मिलेगी। भारती एयरटेल ये तीसरी पिक है, इनका कहना है कि जो आरपूस है उसमें लगातार बढ़त आती हुई दिख रही है, जो प्राइजेस हैं वो बढ़ते हुए दिखेंगे, इससे इनके मार्जिन्स को सहारा मिलता हुआ दिखेगा और साथ ही इनकी जो अफ्रीकन ऑपरेशंस हैं इसमें इनको काफ़ी पोटेंशियल नज़र आ रहा है, उसी के चलते ये इनकी फोकस लिस्ट में शामिल है। L&T ये चौथा स्टॉक है जहां पे इनका ये कहना है कि कंपनी का जो मार्केट कैप, जो ऑर्डर बुक रेशियो जो होता है, जो काफ़ी अहम होता है हर इंफ्रा कंपनी के लिए, ये काफ़ी मल्टी ईयर लोज पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और इसमें धीरे धीरे सुधार आता हुआ दिखेगा। लगातार इस साल कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं, बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, तो एग्जीक्यूशन का फायदा मिलेगा और साथ ही सरकार का जो फोकस है वो इंफ्रा पर है लंबे समय के लिए, इससे भी फायदा मिलेगा। HDFC लाइफ जो इंडिविजुअल प्रीमियम में स्थिरता है उससे लगातार फायदा मिलता हुआ दिखेगा और जो प्रोटेक्शन कारोबार है जहां पे कंपनी के मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा हैं वहां पे लगातार ग्रोथ आती हुई दिख रही है, इससे भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन मिलेगा। BPCL ये इंटरेस्टिंग पिक है क्योंकि इनका कहना है कि बेयर और बुल केस इन्होंने दिया है। इनका कहना है कि सरकार की जो निजीकरण की योजना है इससे वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिखेगी। बेस केस में 30% के अपसाइड और साथ ही अगर बुल केस देखें तो करीब 80% की अपसाइड यहाँ से देख रहे हैं। जो लक्ष्य दे रहे हैं वो 510 रुपये से लेकर 690 तक के दे रहे हैं BPCL के लिए। आखिर में डॉक्टर रेड्डीज भी इनकी लिस्ट में, इनका कहना है कि जो नए लॉन्चेस लाइंड अप हैं, साथ ही जो वैक्सीन है उसके चलते इनके टॉप लाइन में बढ़त देखने मिल सकते हैं और इनके मार्जिन्स को भी काफ़ी अच्छा सहारा मिलता हुआ दिखेगा। FY23 तक जो EPS है उसमें 24% तक का CAGR ग्रोथ देखने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिनकी लिस्ट में शामिल है। बिल्कुल, तो ढेर सारे स्टॉक्स इनकी लिस्ट में शामिल है और अब देखेंगे कि लगभग ये सारी स्टॉक्स या तो बाजार को इस समय आउट परफॉर्म कर रहे हैं या फिर अब माइल्ड गिरावट ही दिखा रहे हैं, कुछ ज़्यादा बदलाव उनके एक्शन में आते हुए नहीं दिख रहा है। जैन साहब, आपकी फोकस लिस्ट में क्या रहेगा सर? थोड़ा चर्न आ रहा है बाजार में, पर किधर फोकस करना चाहिए? कोई नया स्टॉक जो आपको पसंद आ रहा हो ऐसे मार्केट में? नहीं, बिल्कुल। देखिए, लास्ट वीक से ही मैं FMCG, फार्मा, IT के ऊपर काफी फोकस कर रहा था क्योंकि मार्केट्स चल रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये डिफेंसिव के साथ जाएं और आज देखिए वो स्ट्रेटेजी बहुत कारगर साबित हुई है, जबरदस्त चला है। इनफैक्ट फ्राइडे को जो वीकेंड शो था उसमें भी मैंने ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स के बारे में बात की थी, सिप्ला जैसे स्टॉक्स के बारे में बात की। सो ओवरऑल आई रियली फील कि इन स्टॉक्स के साथ रहें, IT, फार्मा, FMCG, और लार्ज कैप के वजह अगर स्मॉल कैप, मिड कैप में रहना जो मेरा फेवरेट सेगमेंट रहता है तो वहां पे स्टिक टू क्वालिटी एंड वैल्यू। वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है देखना क्योंकि मार्केट्स ऑलरेडी काफी ओवर स्ट्रेच्ड हो रखे हैं, तो अब कहीं ना कहीं वही चलेंगे जो अच्छी क्वालिटी के और जो अच्छे वैल्यू पे अवेलेबल। आज जैसा कि मैंने त्रिवेणी टर्बाइन एक स्टॉक दिया था आज सुबह जैन साहब के जेम से बोलते टाइम तो शायद 2-4-5% ही चला था, बाद में दिन के दौरान बहुत जबरदस्त बाइंग आई है, पिछले आई थिंक 3 महीने की बहुत बड़ी बाइंग आई है उसमें। सो ओवरऑल आई फील कि स्टिक टू क्वालिटी एंड वैल्यू और लिवरेजिंग अननेसेसरली ना करें और पोजीशंस को लाइट रखें। इस रैली में बहुत पैसा बन सकता है, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा मीनिंगफुल करेक्शन सामने दिख रहा है। जिस तरीके से रिडेम्पशंस हो रहे हैं, रिटेल एग्जिट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं और FIIs के जो पैसे आ रहे हैं मुझे तो तेजी दिखती है। हो सकता है कि एक बार 13,000-13,200 एक रेंज हो जहां पे एक अच्छा सपोर्ट ले और फिर से एक बहुत हेल्दी करेक्शन के बाद बड़ी तेजी दिखती है मुझे। सो ओवरऑल स्टिक टू क्वालिटी। बिल्कुल, तो स्टिक टू क्वालिटी, थोड़ा कंजम्पशन नाम से फोकस करिए। फार्मा, IT भी मूवमेंट में, और वायदा कारोबार के अगर आप गेनर्स देखें तो सारे के सारे कंजम्पशन स्टॉक्स ही हैं इस समय जो आपको मूवमेंट दिखा रहे हैं। सिमी जी, पिडलाइट, लंबे समय बाद यहाँ पर मूवमेंट आया है, कोई ट्रेड दिख रहा है पिडलाइट में? दीपांशु, मुझे लगता है कि पिडीलाइट को जब तक ये स्टॉक 1650-1640 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है उसी के आसपास मेंटेन कर रहा है। 1650-55 के आसपास थोड़ा सा छोटा सा हार्डल है, वो क्रॉस करने से इसका सीधा 1710 तक का रैली देखने को मिलना चाहिए। मुझे ये स्टॉक बेहद पसंद है, मैं लोअर लेवल्स पर भी खरीदने का सलाह दिया था और अभी भी मैं मेंटेन कर रही हूँ। पिडीलाइट ऐसा स्टॉक है दीपांशु जो पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखना चाहिए और मुझे लगता है कि अगर कोई करंट लेवल पर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है तो करंट लेवल पर भी बहुत ज्यादा ऊंचा भाव नहीं हो चुका है कि पिडीलाइट को नहीं लेना चाहिए। मुझे इस भाव में भी अच्छा लगता है पिडीलाइट को पोर्टफोलियो में रखने के लिए। तो फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए 1650-55 का टारगेट और उसके बाद 1710 का टारगेट है मेरा। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए पिडीलाइट पर टारगेट खरीदारी करने के लिहाज से। जैन साहब, जो अभी दीप आपको जवाब दे रहे थे कि हेल्दी करेक्शन है, तो एक्चुअली पहली चीज़ तो ये कि करेक्शन, मतलब जैन साहब से मेरा सवाल है, 2-3 मासूम से सवाल है, छोटे छोटे वाले। एक तो जैन साहब, अगर मतलब इस करेक्शन को हेल्दी क्यों माना जाता है, इसमें ऐसा क्या हेल्दी है, पहली चीज़ तो ये।
और दूसरा अगर हेल्दी है तो लोगों की हेल्थ खराब क्यों कर देता है ये करेक्शन? हेल्थ भी खराब करता है और वेल्थ भी खराब करता है, इस पर मुझे जवाब दीजिए आप। हेल्दी करेक्शन इसलिए अनिल जी, कई बार वो जो कैश साइड में पड़ा रहता है, क्लाइंट्स को जब रेकमेंड करना होता है, एक तो सबसे पहले मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट दूंगा, मैं कल इतना हंसा इस वर्ड पे कि आज जब सुमित जी से पूछे थे ना, एक मासूम सा सवाल है, तो मुझे मतलब जबरदस्त, और अभी भी हंसी उसी पे छूट रही है, मासूम सा सवाल। तो इसका मासूम सा जवाब ये है कि थोड़ा नीचे आता मार्केट में थोड़ी हिम्मत बनती है, और जिस तरीके से भी राइडिंग की टैक्स वाला माहौल बना है, तो मुझे लगता है जो अच्छे स्टॉक जिनका नाम कोई बोल नहीं सकते, क्योंकि वैक्सीन आई है, वैक्सीन अगर सक्सेसफुल नहीं हो, आने के न्यूज पे तो बढ़ गई, हो सकता है उसके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव नहीं आए या कुछ हो जाए, तो हो सकता है उसके बाद करेक्शन भी बढ़ा सकता है। सो ओवरऑल हमें तो लाइट रहना है, क्वालिटी के साथ रहना और वैल्यू के साथ रहना है, और थोड़ा करेक्शन आए तो अच्छे भाव पे ले लें, वही है। बाकी अनिल जी मासूम सा जवाब मेरा यही है कि करेक्शन गलती होता है, कई बार ज्यादा करेक्शन अनिल होता है, छोटा करेक्शन ओके, ठीक बात है। अच्छा, कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी कुणाल जी। अरे जी देखिए, मैं कहना ये चाहता था कि देखिए हमारे यहाँ हेल्दी अनिल जी कहा जाता है उसको, जो कि काफी मोटा होता है। जैसे मेरे को आजकल लोग हेल्दी कहने लगे अनिल जी, तो ये उतना ही हेल्दी है अनिल जी जितना कि हमारे यहाँ हेल्दी कहा जाता है। सर ये दिल्ली और मुंबई में फर्क है बड़ा। दिल्ली में जो जितना मोटा उसे हेल्दी कहते हैं, हमारे यहाँ जितना दुबला पतला थिन एंड स्लिम हो, हमारे यहाँ हेल्दी में मतलब डीप आते हैं एकदम, जो सबसे स्मार्ट दिखते हैं, एकदम थिन फिट एकदम। बाकी आपके हमारे जैसे लोग हेल्दी नहीं माने जाते। तो देखो नॉर्थ और इधर में यही फर्क है। देखो वहाँ पे खाते पीते हुए लोग हेल्दी माने जाते हैं, यहाँ पे ऐसे, यहाँ बॉलीवुड है ना, तो यहाँ पे दुबले पतले लोग हेल्दी माने जाते हैं। तो हेल्दी की भी अपनी डेफिनेशन है। जैसे आपको मार्केट नीचे आता है तो हेल्दी लगता है, हमको लगता है मार्केट ऊपर जा रहा है तो हेल्दी है। तो चलिए, नीचे आए तो जैन साहब खरीदारी करें, ऊपर आए तो हम एंजॉय करें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। हेल्थ और वेल्थ दोनों बरकरार है, वो ज़्यादा जरूरी है। आइए, बाजार थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। 30,200 के आसपास बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, 13,400 के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। सेठी साहब भी कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में, थोड़ी देर में वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम लेंगे कुछ उनकी बेहतरीन पिक्स भी। लेकिन इस बीच एक और स्टॉक है, मैं सोचा हूँ जहाँ पर राय ली जाए, वो है अच्छा, राय लें उससे पहले सुमित जी तैयार है, तो सुमित जी के लिए बिगुल बजा देते हैं, सुमित जी का सुपर हिट। चलिए, सुमित जी से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, उन्हें कॉल देना है और मजबूत कॉल देना है। लेकिन आइए, तब तक जब तक सुमित जी हमारे साथ जुड़े, तब तक एक और स्टॉक है और वो है जुबिलेंट फूड वर्क्स। वो काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन में आ रहा है, उस पर भी मैं राय लूँगा। तब तक जय तैयार हैं अपने जैकपॉट के साथ, और उसके बाद सेठ साहब, और उसके बाद 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी भी तैयार। तो जय के लिए बिल्कुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। अनिल जी, एक स्टॉक में जो क्लियरली एक कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट दे रहा है वो है पीडीलाइट। पीडीलाइट पर 1650 के आसपास इसका फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है, इसको खरीद कर चलना चाहिए 1650 पर। रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं फ्यूचर्स में इसमें रिकमेंडेशन दे रहा हूँ 1650 पे खरीदे। 1625 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, जस्ट 25 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस है, इसको खरीद कर चलना है। 1700 का पहला टारगेट रहेगा, 1730 का दूसरा टारगेट। पीडीलाइट में क्लियरली एक साइडवेज कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट देखने मिला है अनिल जी, और जो हिसाब से ये अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में अब ऊपर में 1700 तक कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो वो इसीलिए पहला टारगेट बन रहा है, इसको खरीदना चाहिए। एंड सेकंड टारगेट बनेगा 1730। ये दो टारगेट्स के लिए पीडीलाइट में रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अच्छा ट्रेड बन रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं कहूँगा कि इसके शॉर्ट टर्म मोमेंटम इंडिकेटर्स में फिर से एक बाय क्रॉसओवर भी देखने मिल रहा है। तो ये है आपके लिए पीडीलाइट में खरीदारी करने की राय 1700-1720 के टारगेट के लिए। बताएं सुमित जी, आपका सुपर हिट शेयर, बिल्कुल आपका बच चुका था लेकिन आप डिस्कनेक्ट हो गए, बताइए सर आपका शेयर। ओके, अभी भी सुमित जी जुड़े नहीं, कोई बात नहीं, तो सुमित जी से हम संपर्क करेंगे। तब तक सिमी जी जरा जुबिलेंट फूड वर्क्स, इसके चार्ट देखिए, 2600 के पार निकलकर कुछ बड़ी तेजी की ओर इशारा कर रहा है या वन डे वंडर है?
नहीं अनिल जी, इनफैक्ट पूरा सेक्टर ही जब चल रहा है तब इसमें भी वन डे वंडर जैसा कुछ शब्द नहीं कहेंगे। मुझे लगता है कि इसको भी खरीदा जा सकता है। ये इनफैक्ट बहुत अच्छा मोमेंटम आज भी शो किया है। ऑलरेडी 2600 ₹85 आप है कल का क्लोजिंग से। पर फिर भी मुझे लगता है कि अनिल जी यहाँ से भी ये बढ़ सकता है। एक ब्रेकआउट देने का इंतजार में है और ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट दे चुका है। इनफैक्ट ये 2660 के आसपास का हाई था पहले और आज ये नहीं 2660 का टारगेट आता है। ये इसका रिसेंट हाई था और मुझे लगता है कि जहां पे ये है 2660 तक का रैली इसमें देखने को मिलना चाहिए। करंटली ये स्टॉक 2600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ₹60 करंट लेवल से भी बढ़ सकता है। 20-25 रुपया का स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगी जिसके साथ अभी भी लॉन्ग जा सकते हैं। 2660 का पहला टारगेट होगा और इनफैक्ट 2660 अब जब क्रॉस करेगा तब इसमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा जो इसको शायद 2700 का लेवल को भी पार करवा सकते हैं। तो मुझे इसमें खरीदारी करने का सलाह है, मैं दे रही हूँ। 2575 के नीचे स्टॉप लॉस मैं मेंटेन करने के लिए कहूंगी। ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई। आइए बढ़ते आगे। विकास सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उससे पहले एक स्पेशल पिक आ रही है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से, जो उनके प्रतिनिधि दोनों में से एक कुणाल जी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो कुणाल जी और राकेश जी के लिए स्पेशल पिक का बिगुल। बताएं सर। अनिल जी देखिए, स्पेशल पिक है, नॉट टू बी मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक का नाम है आईटीसी, जिसमें कि पहले भी मैंने और राकेश जी ने खरीदारी की राय दी है। और राकेश जी आज यहां पर विद्यमान नहीं है अनिल जी, लेकिन राकेश जी का विशेष स्नेह है आईटीसी से। और एक फ्रेश ब्रेकआउट आज चार्ट पर दर्ज हो रहा है। जिस तरह का ब्रेकआउट हुआ है 210 रुपए के ऊपर, यह स्टॉक के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन था जिसको आज स्टॉक ने फाइनली डिसाइसिवली पार किया है। अब देखिए जो अनिल जी अगला पड़ाव है स्टॉक के लिए वो 225 रुपए का है। 225 से पहले कोई भी मीनिंगफुल रेजिस्टेंस आईटीसी के चार्ट पर नहीं है। तो जो अभी तक आईटीसी जिन्होंने नहीं खरीदा है क्योंकि अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, उनको आज आईटीसी जरूर खरीदना चाहिए। स्टॉक अब आउट परफॉर्म करेगा तो इन स्तरों पर खरीद करके चले। यहां स्टॉप लॉस 208 पर 208 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 220 रुपए का, दूसरा टारगेट 225 रुपए का। आईटीसी पर हमारी स्पेशल खरीदारी की राय। ओके, आईटीसी पर आपके लिए स्पेशल खरीदारी करने की राय। 225 के टारगेट के लिए बड़े ब्रेकआउट आते दिख रहे हैं। 208 210 के रेंज को तोड़कर बाहर निकलता हुआ। स्वागत करते हैं सेठी साहब का। वक्त है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब स्वागत है आपका। बताएं सर, कैश फ्यूचर्स दोनों। गुड आफ्टरनून अनिल जी। दो स्टॉक्स है, एक कैश मार्केट का और एक फ्यूचर्स का स्टॉक है। बताएं सर, शुरुआत कीजिए पहले कैश मार्केट का। हाँ बिल्कुल अनिल जी, देखिए कैश मार्केट का जो स्टॉक है आज एक ऐसा स्टॉक है जो आज तक मुझे लगता है अनआइडेंटिफाइड स्टॉक है। किसी भी एक्सपर्ट ने रिकमेंड नहीं करा होगा। कंपनी का नाम है पोकरना लिमिटेड। ये कंपनी 3 बिजनेस सेगमेंट में है। पहला है ग्रेनाइट, जहां पे ये भारत की सबसे बड़ी पॉलिश्ड ग्रेनाइट एक्सपोर्टर है। स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी की डायमंड वायर शो टेक्नोलॉजी का ऑटोमेटेड एक लेटेस्ट प्लांट है। दूसरा सेगमेंट है गारमेंट्स का, जहां पे ये स्टेंजा ब्रांड का जो अपन शर्ट्स पहनते हैं, जो मेंस वेयर आता है, वो भी इसका एक बिजनेस है। बट जो मेन ट्रिगर है वो इनका तीसरा बिजनेस है क्वार्ट्ज यानी कि इंजीनियर्ड स्टोन। ये जो क्वार्ट्ज जो इनका प्रोडक्ट है वो काम आता है काउंटर टॉप्स बनाने के, जो घर पे फ्लोरिंग वगैरह में काम आता है। ये जो सेगमेंट है जबरदस्त कर रहा है। यहाँ पे एक तो इनके जो एक प्लांट है इनका विशाखापट्टनम में, उस प्लांट की 100% कैपेसिटी पे ये प्लांट काम कर रहा है। और अभी इन्होंने एक नया प्लांट एक स्टार्ट करने वाले थे जिसकी पूरी एक्सपेंशन उनका कंप्लीट हो गया। जुलाई 2020 में स्टार्ट होना था, बट ये कोरोना के कारण स्टार्ट नहीं हुआ, जो कि मोस्ट लाइकली जनवरी में शुरू होगा। और उस प्लांट की कैपेसिटी है, जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसकी 130%, मतलब जो एग्जिस्टिंग प्लांट है वो 6 लाख स्क्वायर मीटर का है कैपेसिटी का, और ये 7.8 लाख स्क्वायर मीटर है। तो चूंकि पहला प्लांट 100% कैपेसिटी पे चल रहा है तो इनको प्रोडक्ट बेचने में कोई दिक्कत नहीं। और जबरदस्त डिमांड है। यूएस मेन मार्केट है इनका, जहाँ पे
होम सेल्स के नंबर, क्या रियल एस्टेट पे एक जबरदस्त बूम देखा जा रहा है। प्लस इनके पास इटली की एक कंपनी है, ब्रेटन नाम की कंपनी है, उस कंपनी का एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी अरेंजमेंट भारत में इसी कंपनी के पास है। उनकी एक टेक्नोलॉजी है ब्रेटन स्टोन टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है और जिससे इनका जो प्रोडक्ट है वो प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, जिसकी प्रीमियम प्राइस भी इनको मिलती है यूएस में। तो ऑल इन ऑल ये जो क्वार्ट वाला बिजनेस है बहुत ही अच्छा करना चाहिए। सितंबर क्वार्टर के जो नतीजा है बेहद ही शानदार थे। एबिटा मार्जिन 35% का एबिटा मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट करा है। एक छोटी मार्केट कैप, 500 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है अराउंड 28-29% के। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% के। एक डेट भी मैनेजेबल 0.81 का है। और इसमें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड अराउंड 7.71% स्टेक ओन करता है। ये स्टॉक जो कि अभी मैंने रिकमेंड करा 174-75 में, मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म में 195 का टारगेट है। बाकी इस स्टॉक को मैं तो बोलूंगा मार्च तक होल्ड करना चाहिए। 250 रुपए तक के लेवल्स इसमें नजर आते हैं मुझे। ओके, 190 192 तो ऑलरेडी सेठी साहब आपके बात करते करते आ गया है। रिवाइज टारगेट आपके? अनिल जी, ये शॉर्ट टर्म में भी 210 के टारगेट्स मुझे लगता है नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकते हैं। और बाकी मैंने जैसे बोला कि इसको निवेशकों को चुपचाप लेके बैठना चाहिए। इस क्वार्टर के नतीजे बेहद ही शानदार रहेंगे और मुझे लगता है मार्च में इसके 250 रुपए तक के लेवल बिल्कुल देखे जा सकते हैं। नहीं, चुपचाप लेके बैठने का मतलब क्या? मतलब लेके बैठ जाए, किसी को बताए ना कि मैंने लिया हुआ ऐसे? अनिल जी, चुपचाप मतलब बाई एंड होल्ड एंड सिट टाइट बोलते हैं जिसको। नहीं, क्योंकि इस स्टॉक का नाम सुन के ना जैन साहब भी चुपचाप नहीं रह रहे। जैन साहब को भी इस स्टॉक के बारे में कुछ पता है। जरा मैं जैन साहब से पूछता हूँ। जैन साहब बताइए। देखिए, मैं ग्रेनाइट और मार्बल से बहुत जबरदस्त तरीके से जुड़ा हूँ अनिल जी, और मैं वेरी फ्रैंकली एक डिस्क्लोजर दूंगा कि मेरे फैमिली का आधी फैमिली मेरे ग्रेनाइट्स एंड मार्बल्स में ही है और इवन ग्रेनाइट की माइनिंग भी कुछ करते हैं। तो मैंने काफी 2-3 साल पहले इसकी क्रॉस चेकिंग की हुई है, चैनल चेक भी किया हुआ है। और ग्रेनाइट जो सेठी साहब करेंगे अभी वाकई में बहुत जबरदस्त फॉर्म में आया है, क्योंकि राजस्थान में भी ग्रेनाइट की माइंस निकली। और आप जहां से हैं अनिल जी, भीलवाड़ा और वो क्षेत्र जो अपना मेवाड़ क्षेत्र, वहां पे आजकल माइनिंग जबरदस्त हो रही है, नई माइंस निकली है। सो ओवरऑल एक लिस्टेड स्पेस में सबसे बड़ी कंपनी है। जस्ट बिकॉज मैं थोड़ा सा जब पहले रिकमेंड नहीं करता था, इसमें बोरोइंग्स है और डेट्स वगैरह की वजह से थोड़ा सा मैं वो रहता था। बट यस, जो सेठी साहब करे अभी अपॉर्चुनिटीज और जो यूएस मार्केट में और जो नया इंफ्रा के ऊपर पुश वहां आएगा, इन सब का बेनिफिट इस स्टॉक को बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, कुणाल जी, ये वहां पर एक दिल्ली में जो कोठी बना रहे हो, कौन आप बना रहे हैं कि बंसल जी बना रहे हैं? कौन दोनों, आप दोनों में से कोई बना रहे हैं? एक बड़ा सा मकान, कोठी, बंगला, जो भी बोलते, कौन बना रहे हैं? अनिल जी, बंसल जी बना रहे हैं। अनिल जी, बंसल जी रेनोवेशन का काम चल रहा है। जैन साहब ने डिस्क्लोजर दिया है कि उनकी फैमिली में बहुत सारे मार्बल और ग्रेनाइट के बिजनेस वाले लोग हैं। जैन साहब को बिल्कुल भी परेशान न करें कि वो मार्बल और ग्रेनाइट और उनको डिस्काउंट पर भेजें। डिस्काउंट बिल्कुल भी ना मांगे। बंसल जी की कोठी में लगने वाला सारा का सारा मार्बल, ग्रेनाइट जैन साहब की तरफ से गिफ्ट होगा। डिस्काउंट के चक्कर में ना पड़े, पूरा का पूरा गिफ्ट ले। और ये मैं अभी से जैन साहब से आपके लिए वादा ले रहा हूँ। तो बंसल जी आज छुट्टी पर है जी। अनिल जी, अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपने मकान का विस्तार करवा लेता हूँ अनिल जी। बिल्कुल। अरे माइंस है जैन साहब की, माइंस में क्या कमी है? खोदते जाओ निकालते जाओ, खोदते जाओ निकालते जाओ, कौन सा खत्म होने वाला है? ओके, आइए, खत्म होने वाले नहीं है आइडियाज। सेठी साहब से एक और पिक ले लेते हैं, उसके बाद जय भी अपनी पिक देने को तैयार है और उसके बाद 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी भी। तो बताएं जरा सेठी साहब, आपका दूसरा स्टॉक एफएनओ वाला। और जहाँ तक अनिल जी जो फ्री मार्बल और ग्रेनाइट की बात है, अगर संदीप पैसे देने वाला है तो मैं भी क्यों में हूँ और मेरा तो उससे अलग से एक कनेक्शन है, तो फिर तो फायदा ही हो गया मुझे भी उसका। बाकी अनिल जी, जो मेरा एफएनओ का स्टॉक है, एक कॉमन स्टॉक है जो अभी अभी कुणाल जी ने भी रिकमेंड करा है, आईटीसी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको याद हो, दिवाली के दिन जो मेरी मुहूर्त पिक थी इस साल के लिए, उस समय 187 के लेवल पे मैंने दिवाली के दिन इस साल का स्टॉक के रूप में इस स्टॉक को रेकमेंड करा था, जहां पे मेरे लॉन्ग टर्म के टारगेट आने वाले 9 से 12 महीने के 275 के थे। वहां से जबरदस्त परफॉर्म किया। आज ये अभी 211-12 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में, जैसे कुणाल जी भी कह रहे थे, टेक्निकली भी एक ये काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है।
मेरा भी इसमें शॉर्ट टर्म में 225 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 206 का। फंडामेंटली बहुत ही सॉलिड कंपनी है और बहुत ही रीजनेबली वैल्यूड है। अगर आप पीएस से कंपेयर करो तो वन ऑफ द मोस्ट अंडर वैल्यूड, अंडर रेटेड कंपनी है। बहुत ही अच्छे बिजनेसेस है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और एक सॉलिड बैलेंस शीट, सॉलिड रिटर्न रेशियो, जो भी आपको एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी में चाहिए वो सब इसमें है। और एक बहुत ही सस्ते मार्केट कैप, करीबन 2.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर, पहले भी मैंने ये कंपैरिजन किया था, 5.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप पे है। और अगर आप दोनों के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे ईयरली, तो आईटीसी का प्रॉफिट 3 गुना है हिंदुस्तान यूनिलीवर से। तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। शॉर्ट टर्म में 225 के टारगेट, 206 का स्टॉप लॉस, खरीदारी करने की सलाह। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आईटीसी पर आती हुई खरीदारी करने के लिए। आज से धन्यवाद सेठी साहब, बेहतरीन पिक्स के लिए और कुछ मुस्कुराहट के पल देने के लिए। ऐसे ही आप स्टॉक्स ढूंढ ढूंढ कर लाएं पोकरना जैसे, ताकि हमें कुछ आनंद भी आए और वेल्थ भी बने। आइए जय का जैकपॉट। बताएं जय। अनिल जी, अगर एक चीज़ मैं देख रहा हूँ तो वो ये है कि निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स इनफैक्ट बहुत ही अच्छा कर रहा है। एचयूएल पे हमने रिकमेंडेशन कल ऑप्शंस का दिया था, उसके 2-3 दिन पहले आपने कल के 2000 में दे दिया था, फिर मैरिको में हमने दिया। तो एफएमसीजी इंडेक्स अब 34,000 के करीब आ गया है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स, और ये क्लियरली एक बड़ा ब्रेकआउट है इसमें, और इसमें बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमें और भी देखने मिलेगा। आप देखिए स्टॉक्स लाइक नेस्ले एंड एवरीथिंग आर डूइंग गुड। सो ब्रिटानिया मुझे अच्छा लग रहा है। ब्रिटानिया फ्यूचर्स 3754 पर ट्रेड कर रहा है अनिल जी। इसको पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चलना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है लगभग 200 रुपये का मूव यहाँ से देखने मिल सकता है। 3950 तक के लेवल्स हमें टारगेट रखने चाहिए ऊपर में। रिस्क रिवॉर्ड क्लियरली 1:2 का बन रहा है अनिल जी। यहाँ पे 3650 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे और 3754 के आसपास बाय करे, और 3950 का एक टारगेट बनेगा। एक डाउन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस में से ब्रेकआउट आ रहा है, जस्ट एक स्मॉल ट्रायंगुलर पैटर्न में से ब्रेकआउट आया है। इंडिकेटर्स में क्लियरली एक बाय क्रॉसओवर देखने मिल रहा है। और इंडेक्स में अगर हम देखें तो निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में सारे ही स्टॉक्स अच्छे मोमेंटम में हैं। तो ये मार्केट में थोड़ा बहुत हमें जो साइडवेज कंसोलिडेशन देखने मिला है, उसमें हमें ये देखने मिल रहा है कि एफएमजीजी स्टॉक जो है डिफेंसिव माने जाते हैं, उसमें वो फिर से लाइमलाइट में आ रहे हैं। और इतना बड़ा ब्रेकआउट आया उनका लास्ट 3-4 साल का जो एक फेज था, वो उसका क्लियरली एक डाउन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये सेक्टर में ये स्टॉक्स में फोकस कर सकते हैं। अनिल जी, एक डिस्क्लेमर भी है, ये स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, आपने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया, करते रहें और हमें भी बताते रहें। 3950 बड़ा टारगेट ब्रिटानिया के लिए आपके लिए आता हुआ। सिमी जी तैयार है अपने नॉन स्टॉप शेयर के साथ। बताएं सिमी जी। अनिल जी, आज तो एफएमसीजी स्टॉक ही को देना है, क्योंकि एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जो सुबह से परफॉर्म किया था। अभी तो एफएमसीजी सेक्टर निफ्टी को भी ऊपर लाया है। बैंक निफ्टी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, पर हो सकता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके आया है ऊपर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि सुबह मैंने कहा था, जब मैंने बीटीएसटी कॉल दे रही थी, हो सकता है कि मेरा दोनों कॉल ही आज गलत गया है, पर मैं ये बात जरूर कह दी थी कि अभी मार्केट खराब है, पर सेकंड हाफ में मार्केट में रिकवरी आएगी, और वैसा ही हुआ है। अब एफएमसीजी में एक मेजर जो हो सकता है कि आईटीसी से महंगा है, पर फिर भी मैं ये कहूंगी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में टेक्निकल एक ब्रेकआउट आया है, जिसके बलबूते पर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक नया खरीदारी का कॉल दे रही हूँ। 2370 का पहला टारगेट होगा और 2510 का दूसरा टारगेट होगा। टारगेट्स हो सकता है कल सुबह तक आ जाए। 2340 के ऊपर अनिल जी इसमें एक मैसिव ब्रेकआउट हुआ है जो सस्टेन करने वाला है। 2340 के ऊपर अगर ये मेंटेन कर रहा है तो 2325 या 20 के नीचे प्लस मेंटेन करेंगे। 2370 का पहला और 2510 का दूसरा टारगेट के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर को करंट लेवल पर खरीदने का सलाह है। ओके, तो HUL यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, और FMCG में बढ़िया तेज़ी आती हुई दिख रही है, और बाज़ार को भी अच्छा सपोर्ट FMCG स्टॉक से आ रहा है इस समय। तो मूवमेंट यहीं पर है जहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए। और FMCG स्टॉक्स पर हम देख भी रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से थोड़ा एक्शन और फेवरेबल बनता हुआ दिखाई। पर आइए चलते हैं अनिल जी के पास और जान लेते हैं उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, HUL पर भी आपसे व्यू लूंगा सर, क्योंकि आपने
पिछले हफ्ते फ्राइडे के दिन एचयूएल पर भी खरीदारी की दी थी, वहां से तो टारगेट्स आई गए सर, पर जहां तक बाजार का सवाल है, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आ रही है बाजार में। और ग्लोबल क्यूज भी अगर आप देखें तो डाउ फ्यूचर्स अब डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, 50 पॉइंट ऊपर दिखेगा। नास्डैक फ्यूचर्स पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है। यूरोप के बाजार लगभग आधे % तक की तेजी आपको दिखा रहे हैं। एशिया में आज मिला जुला ट्रेड रहा, शंघाई एकदम सपाट क्लोज हुआ, हल्की सी गिरावट जापान और हांगकांग में दिखी थी सर। देखिए दीप, कोई समस्या है नहीं बाजार में, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 बजे भी हम यही बात कर रहे थे और थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो डेटा भी बहुत मजबूत है। निफ्टी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 13,400 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 46 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है वहां पर, और 13,500 पर 70 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में। तो आज एक्सपायरी आपको 13,500 के ऊपर भी मिले इसकी संभावना कम है, और 13,400 के नीचे नहीं मिलेगी, ये तो बात पक्की है ही। तो मुझे जो लग रहा है अभी डेटा फॉर्मेशन के हिसाब से आप 13,450 13,500 की रेंज में एक्सपायरी होते हुए देखेंगे, और गलती से अगर बढ़ गए तो फिर 13,550 के पहले नहीं होगी। अगर 13,500 पार कर लिया 2:55 3:05 के पहले, अब से यहाँ पर 20 मिनट के पहले अगर आपने 13,500 पार करके 2-4-5 मिनट टिक गए, तो फिर आप 13,550 पर एक्सपायरी देखेंगे, लाइफ टाइम हाई पर एक्सपायरी देखेंगे। अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग आपको 13,529 की कल मिली है। अगर 3:05 के पहले आपने 13,500 को पार कर लिया, 4-5 मिनट टिक गए, तो आप फिर 13,530 के ऊपर की एक्सपायरी देखेंगे। अदरवाइज अभी डेटा ये बता रहे हैं आप 13,450 13,500 की रेंज में एक्सपायरी देख सकते हैं, क्योंकि 13,450 पर 46 लाख शेयर पुट हैं, 13,500 पर 69-70 लाख शेयर कॉल्स हैं, जिसमें से 38 लाख शेयर आज ही रुके, तो इसके ऊपर जाने की संभावना थोड़ी सी कम है। इस 50 पॉइंट की रेंज में आपको एक्सपायरी होती हुई दिखेगी, और कहीं कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। जो 2 बजे आपको कहा वही रणनीति है, डरिए मत, एक आध दिन के करेक्शन में कुछ होने जाना नहीं है, कोई डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट नंबर 1। अब आइए बैंक निफ्टी 30,500 के आसपास कोशिश कर रहा है निकलने के ऊपर। मुश्किल लगता है कि 30,500 के ऊपर निकलेगा। 19 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है 30,500 पर, लेकिन अगर 30,500 के ऊपर निकल गया दीप, तो फिर 30,700 के आसपास आज ही जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि फिर जो एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग होगी वो ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी। तो मेरा ये समझना है 30,500 के आसपास एक्सपायरी होनी चाहिए। इसके ऊपर फिलहाल दिख रहा है कम, लेकिन अगर 3:05 के पहले ये भी 30,500 के ऊपर निकल जाता है और टिक जाता है, तो 200 पॉइंट से 300 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी में मिलेंगे, और आपको करीबन 50 पॉइंट 13,500 के ऊपर टिकने पर निफ्टी में मिलेंगे। तो दोनों लेवल्स पर नजर रखिए, मेक और ब्रेक। और आपको याद होगा आज सुबह मैंने आपको यही कहा था कि कमजोरी आपको 30,500 से गिननी है, कमजोरी आपको 13,500 से गिननी है, न कि जहां बंद हुए हैं। और एग्जैक्टली आप देखिए उस हिसाब से यही 2 लेवल अभी भी आखिरी 1 घंटे के लिए इंपॉर्टेंट है। डेटा ये बता रहे हैं यहाँ पर रुकना चाहिए, लेकिन फिर भी एक्सपायरी का प्रेशर और डाउ की रिकवरी, दोनों ही चीज़ ऐसी है जो बाजार को ऊपर ला भी सकती। तो इन 2 लेवल पर 3:05 तक के लिए नजर रखिए। 3-5 के पहले ये लेवल्स पार करें तो फिर खरीदिए, उसके बाद करें तो फिर छोड़ दीजिए। 15-20 मिनट के लिए ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। बाकी कल के लिए आप अपनी तेजी की पोजीशन है होल्ड करें, डरिए घबराइए मत। 1-1.5 दिन का करेक्शन जो होता है वही है रनिंग करेक्शन जिसको बोलते हैं, और फिर से बाजार अपने ट्रेंड की तरफ बढ़ता है, तो डरने की बात तो बिल्कुल भी नहीं। जी दीप। बिल्कुल, तो एक रनिंग करेक्शन है, डरने की बात नहीं है। ग्लोबल क्यूज ज्यादा खराब नहीं है, भारतीय बाजारों में भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आ रही है, तो घबराइए नहीं, बाजार के एक्शन के हिसाब से ट्रेड करते रहिए। चलिए इस एक्शन को आगे बढ़ाते हैं, बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए उनके सुपरहिट शेयर का। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु, थोड़ा सा लिंक का प्रॉब्लम था, इसके लिए थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो रहा था, बट अभी आई थिंक कनेक्ट हो गया प्रॉपर्ली। तो दीपांशु, यहाँ पे एक वीक स्टॉक नजर में आया है, जिसके अंदर ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। आयशर मोटर पिछले हफ्ते भर का कंसोलिडेशन ब्रेक कर रहा है, इनफैक्ट मुझे बोलना चाहिए लास्ट 10 दिनों के लो ब्रेक हो रहे हैं। तो आयशर मोटर में यहाँ से दबाव देखने को मिल रहा है, ये एक वीकनेस दिखा रहा है। 2500 के नीचे आज क्लोजिंग अगर आ जाती है तो आयशर मोटर में फिर यहाँ से दबाव देखने को मिलेगा, और फिर नीचे में 2450 से लेकर 2425 रुपए तक के लेवल आयशर मोटर में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक के अंदर ऊपर में 2550 2560 का रेजिस्टेंस है, तो आयशर मोटर में यहाँ पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। जब तक स्टॉक 2550 के ऊपर नहीं जाता तब तक फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है, सेल साइड का व्यू लेके काम करना है। नीचे में 2450 2425 रुपए तक के लेवल आयशर मोटर में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शंस के जरिए 2500 वाला पुट इसके अंदर अभी 96-97 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, उसमें ट्रेड लेने का सलाह रहेगा। आयशर मोटर का 2500 का पुट अभी यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 70 रुपए का इसमें नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में 125 रुपए से लेके 140 रुपए तक का मूव जल्दी ही 2 से 3 दिनों में आयशर मोटर्स में देखने को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 2500 का पुट में खरीदारी किया जा सकता है।
बिल्कुल 2500 का पुट खरीदिए या फिर स्टॉक को बेचिए। 2500 से जस्ट नीचे फिसलते हुए हमें इस समय दिख रहा है आइशर मोटर्स, यहाँ पर आप वीकनेस बनते हुए देख रहे हैं। क्योंकि एफएमसीजी स्टॉक्स की बात हो रही है, एक बार नेस्ले पर नजर डालिए। 4.5% का उछाल है। आज सुबह भी हम इस स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे, एक ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा था और अब एक बढ़िया रफ्तार आपको नेस्ले में आ रही है। जय, क्या करना चाहिए? लाइफ हाई पर नेस्ले का शेयर आते हुए दिख रहा है, 18,000 के ऊपर है। कोई ट्रेड है इसमें? बिल्कुल दीपांशु, मैं कहूँगा कि नेस्ले ने बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया। डाउन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस में से इसने भी दिया है ब्रेकआउट। क्लियरली एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, जो हिसाब से ये स्टॉक में एक ब्रेकआउट है। इनफैक्ट मैं दीपांशु कहूँगा कि इसमें वॉल्यूम के साथ हमें ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रहा है। तो लास्ट अगर हम एक हफ्ते का वॉल्यूम देखें तो उसमें आज सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम हो रहा है इसमें। सो प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट इंडिकेटर तो ऑलरेडी बढ़िया ही बाय मोड में ही है ही। एज अ डिस्क्लेमर भी ये भी कहूँगा कि हमारा एक फंडामेंटल बाय रिकमेंडेशन भी है इसमें। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेस्ले इज नाउ हेडिंग टुवर्ड्स 20,000। पहला तो 20,000 का टारगेट बन रहा है इसमें दीपांशु, एंड वो निकलते ही इसमें लगभग 21,500 तक के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। अब जो क्रूशियल सपोर्ट इसका है ऑन द लोअर साइड इज समवेयर अराउंड 17,800, 17,800 का सपोर्ट है। तो आप देखिए कि लगभग 500-550 पॉइंट का एक सपोर्ट है नीचे में, बट ऊपर में टारगेट लगभग यहाँ से पहला टारगेट जो है 20,000 का मतलब 1,700 पॉइंट का है, एंड दूसरा टारगेट 21,500 का। सो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी अच्छा है। और इनफैक्ट ये पूरे सेक्टर ने, दीप जैसे मैंने बताया था, 3 साल का एक डाउन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है एफएमसीजी इंडेक्स ने वो निकाला है और अब 34,000 के ऊपर है। तो ये अच्छे समय तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारा ही सेक्टर और इसमें सारी स्टॉक्स मोमेंटम में रहने चाहिए। ओके, तो नज़र रखिए नेस्ले पर और 12 से 15% का आपको एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर मिल सकता है। तो ये स्टॉक का आपकी फोकस में होना चाहिए। फोकस में रखिए रियल एस्टेट स्टॉक्स, स्पेशली कुछ मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स, क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त एक्शन ऑलरेडी आ गया है, बट खबरें भी हैं जो इन्हें बैक कर रही हैं। चलते हैं मानसी के पास जानने के लिए कि क्या एक्शन है रियल एस्टेट स्पेस के लिए, किस खबर पर हमने इतनी बढ़िया मूव देखी है। बताएं मानसी। जी बिल्कुल दीपांशु, देखिए 2 खबरें आई हैं जो कि रियल एस्टेट के लिए पॉजिटिव खबरें हैं। सबसे पहले तो प्रीमियम में कटौती होने की संभावना है। एफएसआई प्रीमियम पर 50% की कटौती के पक्ष में महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी है। दरअसल प्रीमियम्स कम होने से कई डेवलपर्स को प्रोजेक्ट पूरा करने में काफी हद तक मदद मिल जाएगी। आपको ये भी बता दें कि एफएसआई प्रीमियम में कटौती के फैसले पर अब कैबिनेट की मंजूरी फिलहाल आना बाकी है, तो इसका इंतजार जरूर है। लेकिन महंगे प्रीमियम और डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो काफी तक डेवलपर्स के लिए परेशानी का सबब बनते हैं, और अब अगर यहां पर कटौती होगी तो काफी अच्छा हो जाएगा। इससे एक कंसर्न भी है, सरकार की आय में 5,000 से 6,000 करोड़ की कमी इससे आने की संभावना है, लेकिन बावजूद इसके महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी इसके पक्ष में है, तो ये एक पॉजिटिव है। और दूसरी पॉजिटिव खबर यह है कि मुंबई में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन है जो वो बढ़ती हुई दिख रही है। नवंबर में मुंबई के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में 67% की बढ़त सालाना आधार पर आती हुई दिखी है। 8 साल के उच्चतम स्तर पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पहुंचती हुई दिखी, और खासतौर से त्योहारी सीजन में जो बिक्री बढ़ी, स्टैंप ड्यूटी में कटौती रही, इन सभी का असर यहां पर पड़ता दिखा है। साथ ही सस्ते होम लोन, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर और अच्छे ऑफर्स जो कि त्योहारी सीजन में देखने को मिले, इसका सपोर्ट काफी हद तक इस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिहाज से देखने को मिला है। इसी के चलते मुंबई रियल एस्टेट से जुड़े स्टॉक्स जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज, आईबी रियल एस्टेट, प्रेस्टीज एस्टेट, अजमेरा रियल्टी, ओबरॉय रियल्टी, शोभा कोल्टे पाटिल जैसे शेयरों पर फोकस रहना चाहिए। इसका एक इम्पैक्ट इवेंचुअली इन स्टॉक्स पर आता दिख सकता है। ओके, तो ये है राय आपके लिए प्रॉपर्टी मार्केट के लिए अच्छी खबर। और मुंबई में प्रॉपर्टी मार्केट में बड़ा एक्शन आता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी में बड़ा एक्शन आता हुआ दिख रहा है, 30,500 के ऊपर निकलता हुआ फिर से रिकवरी दिखाता हुआ और 13,500 की तरफ बढ़ता हुआ निफ्टी आपके लिए। आइए बसिन साहब से मुलाकात करने का वक्त है, बीटीएसटी कॉल्स लेंगे उनकी। बताएं सर। बसिन साहब स्वागत है आपका। सबसे पहले तो अपडेट सर, उसके बाद में लेता हूं आपसे फ्रेश कॉल्स। सर अपडेट यही है, एल&टी फाइनेंस, एम&एम फाइनेंस शॉर्ट था, एनबीएफसी और ऑटो पे बहुत बेयरिश हूँ। डोंट गेट फूल्ड बाय द नेक्स्ट 2 days बट लुक फॉर द नेक्स्ट 2 weeks। दे कैन बी इनफ अपॉर्चुनिटीज टू बाय, बट द निफ्टीज ये जो है आज की जो रैली इज मोर ड्रिवन बाय कंजम्पशन स्टॉक्स। बी वेरी वॉचफुल। मैं जैसे आपको कह रहा हूँ, मुझे पक्का है 12,600 से 800 तक एक्सपायरी होगी। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा कॉशन जरूर रखिए। आपको पुट की सजेशन दी है वो लेके रखिए। 55 का स्टॉप लॉस है, 110 पे दी थी, 98 आ गया, वो 350-400 जा सकती है। अब आपके लिए बीटीएसटी एक ही है सर, आप कहें तो मैं शुरू करूं।
जी सर प्लीज बताएं। तो सेल आइशर मोटर सर 2518 से 2530 में 2580 का स्टॉप लॉस है और इसका टारगेट बन रहा है 2250 का। ओके, आइशर मोटर्स में करनी है आपको बिकवाली ये है राय बसीन साहब की तरफ से। तो आज सारे बिकवाली के ट्रेड्स आते हुए दिखे आफ्टरनून में 2518 2530 की रेंज में आइशर मोटर्स में बिकवाली करें। 2580 का स्टॉप लॉस लगाइए और 2250 तक गिर सकता है ये स्टॉक, यहाँ पर बिकवाली की राय। शुक्रिया बसीन साहब ये बेहतरीन पिक्स देने के लिए। तो ओके, इस बीच नितिन जी हमारे साथ तैयार हैं, लगाएंगे निशाना निफ्टी या बैंक निफ्टी पर, वही बताएंगे। हम तो बिगुल बजा सकते हैं बस उनके लिए। बताइए नितिन जी क्या करना है। जी 13,500 की पुट ऑप्शन लेंगे, 17 रुपए में मिल रही है और ये पुट ऑप्शन आज की एक्सपायरी की है और हम इसको 0-0 ट्रेड मान के ले रहे हैं और इसका स्टॉप लॉस 5 रुपए का रखेंगे, यानी आप 16, 17, 18 रेट में ऐसे मिल रही है। इसका स्टॉप लॉस हम सिस्टम में 5 रुपए का लगा के रखेंगे और मुझे लग रहा है टारगेट इसका 35 रुपीज का मिलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अभी स्पॉट 13,480 के आसपास है, यानी 20 पॉइंट स्पॉट ऑलरेडी डाउन है और अभी इसका रेट जैसे 24-25 हो गया है। तो 5 रुपए में लॉजिकली ये मिल रही है, क्योंकि ऑलरेडी स्पॉट 20 पॉइंट डाउन है और हम ये अभी 24-25 का रेट है। तो हिसाब से देखा जाए स्पॉट के हिसाब से जो क्लोजिंग आएगी तो उसमें मुझे लग रहा है कि क्लोजिंग 470 के आसपास आनी चाहिए, ऐसे ही कुछ। तो इसका टारगेट 30 से 35 रुपया रख सकते हैं और स्टॉप लॉस आपको 5 रुपए का रखना है। 10 रुपए का मैं रिस्क ले रहा हूँ और करीब 20 रुपए के आसपास ऊपर के टारगेट रख रहा हूँ। ओके, तो ये है आपके लिए नितिन जी की तरफ से राय। एक हीरो या जीरो ट्रेड की तरह इसे आप अप्रोच कर सकते हैं। 13,500 की पुट आपको खरीदनी है इस समय, नितिन जी हमें सजेस्ट कर रहे हैं। शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी ये स्ट्रैटेजी देने के लिए। तो 13,500 की पुट खरीदिए, हीरो या जीरो ट्रेड के हिसाब से आप इसे देख सकते हैं। श्रीकांत जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीकांत जी स्वागत है आपका। निचले स्तरों से बाजार में इस समय थोड़ी रिकवरी जरूर आती हुई दिखी है और वहीं पर मैं भी देख रहा था काफी सारे आज एफएमसीजी स्टॉक्स श्रीकांत जी फोकस में आए हैं। मैरिको जिसमें सबसे पहले ब्रेकआउट आया था बाकी एफएमसीजी के स्टॉक्स के हिसाब से, इसमें आज उतनी बड़ी मूव नहीं आई है, आज इसने पार्टिसिपेट नहीं करा है एफएमसीजी की रैली में, पर 400 के ऊपर मैरिको कैसा लग रहा है आपको श्रीकांत जी? देखिए वैसे एफएमसीजी में जो तेजी बनी है उसका एक मैं आपको काफी अच्छा एक एग्जांपल देना चाहूंगा इस बुलिश मार्केट में, इस बुल रन का, कि जो भी इंडेक्स एफएमसीजी लो या कमोडिटीज लो, जो भी 52 वीक हाई में एंटर हो रहा है या तो ऑल टाइम हाई में एंटर हो रहा है, वहां पे एक सेक्टर स्पेसिफिक तेजी बन रही है और ऐसा मौका और ऐसा जो माहौल है वो मैंने देखा था 2003 से लेकर 2008 के मार्केट। तो सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स में नया हाई लगाने के बाद तेजी बनना ये काफी यूनिक है, यानी 2003 से 2008 और उसके बाद बीच में 2008 से लेकर 2020 तक हमने मार्केट देखा था, उसमें ऐसी तेजी नहीं। इस बार वापस कोविड के बाद हमने ऐसी तेजी देखी है और अगर आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो एफएमसीजी इंडेक्स ने नया हाई किया है 32,600 के ऊपर और एक तेजी बनी। तो मुझे लगता है कि ये आपने सही पहचाना कि मैरिको में एक अच्छा सबसे पहले ऑल टाइम हाई बना है। काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक निकला है, तो मुझे लगता है कि अभी स्टॉक 440 या 450 के लेवल्स को छू सकता है, क्योंकि 10% to 12% का एप्रिसिएशन ऑलवेज न्यू हाई एंटर करने के बाद आता है, स्पेशली बुलिश मार्केट में। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि इसके साथ अगर हमें फोकस करना है तो हम मैकडॉनल्ड्स के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, यूनाइटेड स्पिरिट, जहां पे काफी अच्छा एक रनिंग फॉर्मेशन बना है और ये स्टॉक भी मुझे लगता है कि 620 या 630 के लेवल्स को छू सकता है। ओके, तो मैरिको पर नजर रखिए, पर उससे ज्यादा नजर रखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स पर, जहां पर आपको एक्शन बनते हुए और यहां से दिख सकता है। कुछ और स्टॉक्स में एक्शन बनने की तैयारी में थोड़ी देर में, बल्कि अनिल जी की तरफ से 2000 तैयार हैं, तो बिगुल बजाते हैं कल के 2000 का। बताएं अनिल जी। दीप देखिए जिस तरह की रिकवरी आती दिख रही है उस लिहाज से बाजार में फिर से एक्शन बन रहा है और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आप सुबह भी हम बात कर रहे थे कि यहाँ घबराने की जरूरत नहीं और ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी 30,500 के ऊपर क्लोजिंग देने को तैयार है। तो कुछ जो छोटे बैंक्स हैं जहाँ पर एक्शन भरपूर होता दिख रहा है, वैसा ही एक बैंक मैंने और चुना है और वो है आपके लिए करूर वैश्य बैंक
KVB 45 रुपए के आसपास KVB चल रहा है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। और देखिए आप ये बैंक भी आपको एकदम मजबूती के साथ फिर से बढ़ता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर हमें लगता है कि जिस तरह से अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है 0.7 के आसपास है, मजबूत बैंक है। गोल्ड लोन पर बिल्कुल पूरा फोकस इस बैंक का होता दिख रहा है, ठीक वैसे ही जैसा कि फेडरल बैंक वगैरह का हुआ है और उसके बाद इन बैंक्स की री रेटिंग हुई है, वैसे ही ये एक री रेटिंग कैंडिडेट है। और एक और बात बताऊं आपको कि बाजार के दिग्गज राकेश झुंझुनवाला इस बैंक में ऑलरेडी 4.5% की हिस्सेदारी रखते हैं। बाजार में स्ट्रॉन्ग बज ये भी कि शायद वो कुछ और भी खरीदने का सोच सकते हैं, क्योंकि बैंक के वैल्यूशन अब भी बुक वैल्यू के काफ़ी नीचे है। तो ये सारे ट्रिगर्स को देखते हुए और दिग्गज बैंकों में अब जो थोड़ा सा मामला ठंडा हुआ उसके बाद छोटे बैंक्स हैं जो कमाल दिखा सकते हैं। तो यहाँ से भी हमें लगता है कि KVB आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया एक्शन दिखा सकता है। और उस लिहाज से आपको छोटा टारगेट 47 रुपये के आसपास का वो तो हो गया, उसको छोड़ दीजिए। 49 रुपये का छोटा टारगेट रखिए और 52 रुपये का एक दो दिनों के लिए टारगेट रखिए। अल्टीमेटली 55 रुपये 60 रुपये की तरफ जा सकता है। बाजार का मूड माहौल ठीक रहा तो 55-60 रुपये तक जाने की ताकत है। अदरवाइज 49 रुपये 49 और 52 ये दो टारगेट के लिए KVB को आपको खरीदना चाहिए, करूर वैश्य बैंक को खरीदना चाहिए। ये स्टॉक कमाल दिखा सकता है और यहाँ से भी बड़ा एक्शन करूर वैश्य बैंक में आ सकता है। तो ये बैंक फंडामेंटली मजबूत है, वैल्यूशंस आकर्षक हैं, बड़े दिग्गजों की हिस्सेदारी है और गोल्ड लोन पर फोकस होने की वजह से और बाकी कारोबार की वजह से बैंक की री रेटिंग होने की भी संभावना है। आइए इस बैंक पर इस स्टॉक के चार्ट पर एक राय जय से ले ली जाए। जय बताइए जरा, करूर वैश्य बैंक के चार्ट से बताइए क्या टारगेट स्टॉप लॉस रखने चाहिए इसके लिए। अनिल जी, बहुत ही एक क्लियर ब्रेकआउट इसमें इनफैक्ट देखने मिल रहा है और ये जो ब्रेकआउट आया है वो 44 रुपीज़ के ऊपर है। प्रीवियस स्विंग हाई को इसने क्लियरली निकाला है। एक लीडिंग डायगोनल पैटर्न पहले फॉर्म हुआ तो उसका स्विंग हाई निकाला और क्लियरली उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका अगर मिनिमम एक इक्वालिटी टारगेट भी ये स्टॉक करता है अनिल जी, तो उन्हें ऊपर में और काफ़ी जगह है। इसका मैं मिनिमम टारगेट देख रहा हूँ ऊपर में तो 57 का आ रहा है, यहाँ से और 10 रुपये ऊपर। और स्टॉप लॉस आएगा जो लेवल से इसने ब्रेकआउट दिया 44 का, सो 3 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस है, 10 रुपये ऊपर टारगेट है। मोर देन 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। इंडिकेटर्स में क्लियरली एक अच्छा बाय क्रॉस ओवर देखने मिल रहा है और लास्ट 3 दिनों में वॉल्यूम्स काफ़ी बढ़िया हमें देखने मिल रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि एवरेज वॉल्यूम से काफ़ी 3-4 टाइम्स कि उससे ज़्यादा इनफैक्ट वॉल्यूम्स हमें देखने मिल रहा है। तो प्राइस वॉल्यूम मोमेंटम ब्रेकआउट है, 57 तक आराम से जा सकता है ये। ओके, तो 57 तक आराम से जा सकते हैं, यानी यहाँ से भी आप देखें तो 10-12% के एक्शन के लिए आप दाई कर सकते हैं। फिलहाल अनिल जी ने जो आपको 49.52 के टारगेट्स दिए हैं वहाँ पर भी रखिए नज़र और पोजीशनल बेसिस पर भी यहाँ पर एक्शन भरपूर होगा। करूर वैश्य बैंक, ये है अनिल जी की तरफ से कल के 2000 की रिकमेंडेशन पर। आइए चलते हैं श्रीकांत जी के पास, उनके पास एक BTST कॉल तैयार है। बताएं श्रीकांत जी। तो मुझे लग रहा है कि BPCL में काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन बनते जा रहा है और भारत पेट्रो का अगर आप फॉर्मेशन देखें तो पिछले 3 दिनों से वो इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, लेकिन आज ही उसमें रिवर्सल एक्टिविटी ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद ये स्टॉक एक बार 420 या 22 के लेवल को छू सकता है। तो करंट लेवल से BPCL को बाय करें और अभी चल रहा है 397 398 और 420 का हम टारगेट रखेंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे हम 392 का, 392 का स्टॉप लॉस और टारगेट रहेंगे 420 के। ओके, तो 392 का स्टॉप लॉस, 420 के टारगेट्स, खरीदारी करिए। BPCL ये स्टॉक भी अब देखिए रिकवर होकर डेज हाई पर आते हुए दिख रहा है। भारतीय बाजार में एक्शन भरपूर है और हम देख रहे हैं कि पिछले 26 दिनों से लगातार खरीदारी होती हुई दिख रही है फॉरेन फंड्स की तरफ से। और इसमें जो एक फंड फ्लो का एक इंटरेस्टिंग एक्शन है वो आशीष ने आइडेंटिफाई करा है। भारत में किस तरह के सॉवरेन फ्लोज आ रहे हैं कंपेयर टू अदर नेशंस और क्या एडवांटेज भारत में मिल रहा है। आशीष बताएं क्या ट्रेंड निकल कर आ रहा है जहां तक फ्लोज की बात करें तो। दीपांशु, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहां पर ये कहा जा रहा है कि अब जो सॉवरेन फंड्स हैं ये भारत को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं चाइना के मुकाबले। और इनफैक्ट 2020 साल में YTD यानी साल की शुरुआत से लेकर अब तक देखें तो चाइना के मुकाबले यहाँ पर जो इन्फ्लोज हैं वो 3 गुना देखने को मिले। और दरअसल ये ट्रेंड रिवर्सल हुआ है 2019 के बाद। इससे पहले अगर आप स्थिति देखें तो बड़ी विपरीत थी, क्योंकि आप देखिए करीब 2015 की बात बताता हूं कि चाइना में जो है 2180 करोड़ के सोवरेन वेल्थ फंड्स ने जो है निवेश किए थे और भारत में मात्र 420 करोड़ डॉलर का निवेश किया गया था। वही देखिए कि 2019 के बाद से जो है इस स्थिति में कहीं ना कहीं सुधार आता हुआ दिखा, क्योंकि 640 करोड़ डॉलर के निवेश हुए थे चाइना में, 2019 की बात बता रहा हूं,
और भारत में करीब 1010 करोड़ के। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2020 से तो यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि चाइना में कुछ थोड़े से कंसर्न सामने आ रहे हैं। एक तो हम काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं कि यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर की चिंताएं लगातार गहराती गई, जिसके चलते भी देखा कि सोवरेन वेल्थ फंड्स ने भारत को ज़्यादा प्रेफर किया, यहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ उन्हें सेफ नजर आई। और साथ ही साथ अब कोरोना के बाद तो जो सेंटिमेंट्स है वो चाइना के खिलाफ चला गया, तो इसका भी एक फ़ायदा कहीं ना कहीं भारत को मिलते हुए नजर आया। लेकिन जिस तरीके का एक ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ऐसा ही माना जा रहा है कि ये जो ट्रेंड है आगे भी कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो ये जो एक ट्रेंड है वो आगे भी कंटिन्यू होता रहेगा और एक डेफिनेट एडवांटेज भारत के फेवर में कंपेयर टू चाइना, और इसलिए आप देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग फॉरेन फंड्स की तरफ से भारत में काफ़ी मजबूत रही है पिछले कुछ दिनों की। इस बीच एविएशन स्टॉक्स पर नजर रखें, एक बार स्पाइसजेट को पुल अप करते हैं क्योंकि उस स्टॉक में भी तेजी आ रही है। दिल्ली काठमांडू हवाई सेवा शुरू करने के लिए मंजूरी मिल गई है। एयर बबल होगा भारत और नेपाल के बीच, और उस पर फिर आप दिल्ली काठमांडू फ्लाइट शुरू करते हुए देख सकते हैं। ये एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। और सुमित जी, आपका फेवरेट स्पाइसजेट आज फिर से उड़ान भर रहा है, फिर से हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव ट्रिगर आ रहा है खबरों के लिहाज से और चार्ट में भी एक्शन है। अब बताएं स्पाइसजेट पर क्या करना चाहिए, ये तो ट्रिपल डिजिट स्टॉक बनने की तैयारी में है। बिल्कुल दीपांशु, लोअर लेवल्स पे जहां से हमने इसमें रिकमेंडेशन स्टार्ट किया था वहां से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है और एक महीना भी नहीं हुआ है। 100 के ऊपर जैसे ये सस्टेन करना स्टार्ट होगा तो स्पाइसजेट की स्पीड और रफ्तार ऊपर की तरफ और बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। फिर ये स्टॉक ऊपर में 110 रुपए से लेके 120 रुपए तक का मूव जल्दी ही दिखाएगा। तो स्पाइसजेट में लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, नीचे में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं 92 93 लेवल्स के आसपास। 100 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे स्टॉक में 110 से 120 रुपए तक का मूव जल्दी स्पाइसजेट में देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलिए। अच्छी खबर भी आ रही है एयरलाइन के लिए, स्टॉक में भी बढ़िया रफ्तार है। खबर इन ये कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक सेटअप कर रहे हैं, जो खबरों में रहा है। कंपनी कुछ दिनों पहले जी बिजनेस पर आके इन प्लान्स के बारे में बताकर भी गई है। और ऑफ कोर्स जिस तरह से सेवाएं शुरू हो रही हैं दिल्ली काठमांडू के बीच में और बाकी कैपेसिटी भी बढ़ रही है, आप देख रहे हैं कि स्पाइसजेट इस स्टॉक पर ज़बरदस्त तेज़ी है। तो कई पॉजिटिव ट्रिगर्स आ रहे हैं और उसका डेफिनेट इम्पैक्ट स्टॉक पर भी आते हुए दिख रहा है। एक बार और कुछ जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर नज़र डाल देते हैं, क्योंकि बढ़िया मूवमेंट इस समय कई सारे स्टॉक्स में आ रहे हैं और निचले स्तरों से अच्छे ब्रेकआउट वो आपको दिखा रहे हैं। सिमी जी, थोड़ी देर पहले बंधन बैंक पर अच्छी खरीदारी आई थी और मैं आपसे इस पर पूछने वाला था। बंधन बैंक बताएं, कोई ट्रेड दिख रहा है इस समय? इनफैक्ट मुझे लगता है कि सारे बैंक्स में छोटे छोटे जो जितने भी बैंक्स हैं दीपांशु, सारे में अभी थोड़ा बहुत तेजी देखने को मिल रहा है। बंधन बैंक में भी मुझे लगता है कि करंट लेवल पर वही खरीदारी की जा सकती है। 405 406 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और 425 का मिनिमम टारगेट जो ऊपर में मैं देख रही हूँ, 425 से 428 का टारगेट बंधन बैंक में बहुत ही जल्दी मिल सकता है। इनफैक्ट उसके बाद अगर मार्केट भी ऐसे ही मेंटेन्ड होता है और बैंकिंग में भी कोई ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग नहीं आता है, 400 के नीचे ये स्टॉक नहीं जाता है, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये स्टॉक 450 से 460 तक जाते हुए देखने को मिलना चाहिए। तो करंट लेवल पर बंधन बैंक में सजेस्ट कर रही हूँ 405 का शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस, और कोई मीडियम टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो 400 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 450 से 460 का टारगेट मैं बंधन बैंक के लिए देख रही हूँ। ओके, तो ये है आपके लिए बंधन बैंक पर राय। सिमी जी की तरफ से नजर रखिए। यहाँ पर कैश स्टॉक्स भरपूर एक्शन यहाँ पर है। और आज सुबह अनिल जी एक स्टॉक जो आपने रेकमेंड किया था व्यूअर्स के लिए, जी शिपिंग, अच्छा मूव आया, आपके पहले टारगेट के बेहद करीब आया स्टॉक, फिर थोड़ी मुनाफा वसूली हुई, अब फ्रेश मूवमेंट दिखा रहा है। जी शिपिंग 290 पर रेकमेंड किया था, 296 के लेवल्स पर है, बताएं क्या करना चाहिए सर? दीप 300 रुपए का टारगेट था, 298 हाफ जितना कुछ जाके आया है, लगभग पहला टारगेट हासिल हुआ है। देखिए अगर आपका पोजिशनल व्यू है तो 315 330 के टारगेट के लिए होल्ड करें। इंट्राडे का अगर आपका व्यू है तो आप डे हाई पर है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वैसे तो सारे शिपिंग स्टॉक्स मजबूत दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, तो कोई चिंता की बात है नहीं, तो ऐसे डरने घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई ठीक है मार्केट वॉलेटाइल है, थोड़ा प्रॉफिट है, इंट्राडे में प्रॉफिट आ रहा है, ले भी सकते हैं, अपने अपनी रिस्क एपेटाइट पर है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से करें तो 315 330 का टारगेट रखें और इंट्राडे करें तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जी दीप। ओके, तो इंट्राडे अगर आपने व्यू लिया है तो अच्छी गेंस मिल रही हैं, थोड़ा मुनाफा बुक कर लीजिए। पोजिशनल बेसिस पर अगर रखना चाहते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, होल्ड करके चलिए। जी शिपिंग ये है आपके लिए।
कुणाल जी, गोदरेज कंज्यूमर, आपसे इस पर राय लेनी थी। शो की जब हम शुरुआत कर रहे थे तो एक अच्छा ब्रेकआउट आया था, लेवल्स को होल्ड कर रहा है, 730 के ऊपर है गोदरेज कंज्यूमर, यहां से और तेजी बनेगी? देखिए डेफिनेटली बनेगी दीपांशु। सारे ही एफएमसीजी स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं। नेस्ले में बड़ा ब्रेकआउट है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में ब्रेकआउट है और गोदरेज कंज्यूमर में भी ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। ये ब्रेकआउट 725 रुपए के ऊपर हुआ है और मुझे लगता है कि 765 770 से पहले कोई भी रेजिस्टेंस यहां पर भी दिखाई नहीं देती है। तो एफएमसीजी स्टॉक्स में आपको रैली देखने को मिलेगी। मेरी राय में बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए। 725 के आसपास ही एक स्टॉप लॉस रखें, ऊपर मुझे 755 760 तक की जगह दिखती है। ओके, तो ये है आपके लिए गोदरेज कंज्यूमर, जहां पर आपको करके चलनी है खरीदारी इस समय। अच्छे मूवमेंट आपको इस पर आते हुए दिख रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रू, ये एक और स्टॉक है जो एक्शन में है। श्रीकांत जी, 500 के ऊपर गया आईसीआईसीआई प्रू, पिछले कुछ दिनों में बढ़िया एक्शन आया है, बताएं कोई ट्रेड है इस पे? यहाँ पे भी लगातार राइजिंग टॉप राइजिंग बॉटम की सीरीज बनी है और काफी सारे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स जैसे 480 में इसमें काफी बड़ा कॉल राइटिंग था, उसके ऊपर भी इसका एक कंट्रोल आ चुका है। तो अब मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट लेवल टू वॉच आउट फॉर है वो बिटवीन 500 to 510 है। तो मैक्सिमम जो लेवल्स यहाँ से जो दिखाई दे रहे हैं वो मुझे लगता है कि शायद कल के दिन में ये स्टॉक हमें 510 के काफी नजदीक दिख सकता है, क्योंकि अभी अनवाइंडिंग जो 500 रुपए के कॉल की है वो दिखाई दे रही है क्लियरली। तो करंट लेवल से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को लॉन्ग करके चले, 495 के करीब ट्रेड कर रहा है और हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना है वो रखेंगे हम 490 रुपए का। ओके, तो 490 का स्टॉप लॉस रखिए। आईसीआईसीआई प्रू पर आप मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं इस समय। गोदरेज कंज्यूमर की हमने बात करी, पर कई सारे गोदरेज ग्रुप स्टॉक्स हैं जहां पर हमने एक अच्छा एक्शन देखा है, तो इस पर कुछ बढ़िया खबर आपको थोड़ी देर में बताएंगे। तब तक जैन साहब, आपका एक फेवर्ड स्टॉक निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट, यहां पर अच्छी मूव आ रही है, थोड़ी देर पहले ब्रेकआउट भी आया था, 300 के पार है इस समय स्टॉक, बताएं पोजिशनली कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल वन ऑफ माय फैंटास्टिक फेवरेट्स है ये, और मुझे हमेशा से काफी कन्विक्शन रहा है 220-30 के लेवल से, और कुछ नेगेटिव न्यूज और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नीचे आया था, बट अब तो कोई इश्यूज लगते नहीं है मुझे। और बल्कि जिनको लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहना, वो बिल्कुल यहाँ पे और ले सकते हैं और यहाँ पे बिल्कुल बने रहे। मुझे बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। जिस तरीके से म्यूचुअल फंड्स में अभी भले ही रिडेम्पशन का प्रेशर हो, बट जिस तरीके का फाइनेंशियलाइजेशन चल रहा है इकोनॉमी में, जिस तरीके के ऑल्टरनेट चैनल्स का डेवलपमेंट और डायरेक्ट इन्वेस्टिंग हो रही है, मुझे लगता है दीज कंपनीज विल डू वेरी वेल। और एचडीएफसी एएमसी निपॉन लाइफ, ये दोनों ही मेरे फेवरेट्स थे। यूटीआई एएमसी आईपीओ आया था, बट वहां उससे ज्यादा मुझे ये दोनों अच्छे लगते हैं। तो बिल्कुल निवेश करें, हर डिक्लाइंस पे खरीदना। बिल्कुल निवेश करें, हर डिक्लाइन पर खरीदारी करें। एक बार आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज पर भी नजर डाल देते हैं। आज रिटेल के लिए ओएफएस चल रहा है, थोड़ा दबाव सुबह स्टॉक में दिख रहा था, कल ऑफ कोर्स एक्शन में रहा। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से जबरदस्त डिमांड आती हुई दिखी। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के ओएफएस के लिए लगभग 4.5 गुना ये पोर्शन बढ़ा है। बहुत छोटी हिस्सेदारी बेच रहा है आईसीआईसीआई बैंक, लगभग 2-2.25% की शेयर होल्डिंग नॉर्म्स मीट करने के लिए। पर आइए चलते हैं सुमित जी के पास, एक बढ़िया कॉल उनकी तरफ से तैयार है, बिगुल सुमित के सुपर हिट। बताइए सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर के अंदर ब्रेकआउट है, स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 579 के आसपास स्पॉट लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। जिस तरह का प्राइस एक्शन और जिस तरह का कैंडल टाटा कंज्यूमर में फॉर्म हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि स्टॉक यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। 590 रुपए से लेके 600 रुपए तक के टारगेट्स टाटा कंज्यूमर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। नीचे में 570 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और खरीदारी करें। जिन्होंने पोजीशंस ले रखी है वो पोजीशंस होल्ड करें, क्योंकि स्टॉक यहां से ब्रेकआउट दिखा के एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है, जिसमें 590 से 600 रुपए तक के लेवल टाटा कंज्यूमर में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शंस के जरिए टाटा कंज्यूमर के अंदर 580 वाला कॉल एट द मनी स्ट्राइक प्राइस चुनना है। 580 वाला कॉल 23 रुपए में भी ट्रेड हो रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। नीचे में 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर में 30 रुपए से लेकर 34 रुपए तक के लेवल टाटा कंज्यूमर के 580 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इसके अंदर खरीदारी करके चले, स्टॉक के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव 1 से 2 दिनों में देखने को मिलना चाहिए।
बिल्कुल, तो आपको खरीदारी करके चलनी है टाटा कंज्यूमर। अभी थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे कुणाल जी ने, उन्होंने भी स्टॉक की मेंशन करा था। गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर, HUL, नेस्ले, डाबर, मैरिको, कहीं पर भी देखिए FMCG स्पेस में तेजी भरपूर बनी हुई है। पर एक और स्टॉक जहां पर तेजी भरपूर है और इस पूरे हफ्ते वो एक्शन में रहा है, IFCI। जरा इसको पुलअप करिए। स्टार्टिंग ऑफ द वीक खबर आई थी कि सरकार यहां पर अपनी 61% हिस्सेदारी बेचने की योजना में है। उसके बाद कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, और उसके बाद आप स्टॉक पर नजर डालिए। हालांकि बाकी NBFCs पर आज दबाव जरूर है, पर IFCI ये एक जबरदस्त उछाल दिखा रही है। 13% ऊपर आपको स्टॉक इस समय दिखेगा, 10.5 के लेवल पर आ गया। स्टार्टिंग ऑफ द वीक 7.5 के लेवल्स पर था, तो इस हफ्ते भी हमने देखा है कि एक जबरदस्त तेजी स्टॉक पर बनी है। लगभग आप कह सकते हैं कि इस हफ्ते 45% की तेजी IFCI में आ चुकी है। सुमित जी, जरा इसकी चार्ट पर भी नजर डालिए। खबरों के दम पर भी एक्शन हुआ है और बाजार इस समय व्यू भी कर रहा है इसको। लॉजिकली नेक्स्ट लेवल क्या निकल कर आ रहा है? दीपांशु, आज बहुत बढ़िया अपसाइड मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिला। इनफैक्ट कल भी एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिला था और ये स्टॉक के अंदर एक रैली देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि स्टॉक यहां से ऊपर में 12 रुपए से लेकर 14 रुपए तक का अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। 10.5 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। इसके इमीडिएट टारगेट्स बनेंगे 12 रुपए तक के, और 12 रुपए का लेवल अगर निकलता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो 14 रुपए तक के लेवल IFCI में फिर देखने को मिल सकता है। जिन्होंने पोजिशंस बना रखी है वो अपनी पोजिशंस को होल्ड करें, नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। 9 रुपए 90 पैसे, 10 रुपए के आसपास का, ऊपर में टारगेट 12 रुपए और फिर 14 रुपए तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए IFCI 12 के लेवल्स के लिए तैयार हो रहा है स्टॉक। चलते हैं जय के पास कैश के ऑप्शन के लिए। बताएं जय। वेल दीपांशु, मॉर्निंग में हमने जब निफ्टी पे 13,450 का कॉल ऑप्शन दिया था, उसके टारगेट्स फर्स्ट अचीव हो चुके हैं और वो तभी वही सोच रहे थे कि एक बाउंस बैक आएगा, उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या, और बाउंस बैक आ चुका है एज एंटीसिपेटेड। अब क्या करना है, तो मैं कहूँगा कि निफ्टी का नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का ही 13,500 का कॉल ऑप्शन हम लेकर चलेंगे, जो करीब अभी 112-113 के रेंज में मिल रहा है, 112-13 के रेंज में मिल रहा है। नीचे में स्टॉप लॉस हम प्लेस करेंगे 83 पर। पहला टारगेट ऊपर में बनेगा 142 का, सेकंड टारगेट बनेगा 167 का। 142 एंड 167 ये दो टारगेट्स के लिए 13,500 का हम कॉल ऑप्शन खरीद कर चलेंगे। इनफैक्ट डेटा वाइज अगर हम देखें तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कहीं ना कहीं एज ऑफ नाउ शॉर्ट टर्म में हमें 13,500 पर ही निफ्टी में नजर आ रहा है। बट देन जो हिसाब से इंडेक्स में एक रिकवरी देखने मिली है, खासकर बेस्ट पार्ट ये है दीपांशु के बैंकिंग सेक्टर अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी बाउंस हमें देखने मिला है। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज के FMCG डेफिनेटली अच्छा कंट्रीब्यूट कर ही रहा है तो उसके कारण हमें एक अच्छा सपोर्ट देखने मिला है निफ्टी में। बट जो सेक्टर्स में हमें एक सेलिंग देखने मिली थी वहाँ पे भी लो लेवल से एक बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला है। क्लियरली एक अपट्रेंड लाइन सपोर्ट पर निफ्टी ने एक अच्छा सपोर्ट लेकर एक रिवर्सल दिया है। सो 13,500 एक रेजिस्टेंस तो है, बट देन वो अगर निकलता है तो 560 से लेकर 80 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। इसीलिए 112-13 के रेंज में आप खरीद कर चल सकते हैं। 13,500 का नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन। ओके, तो ये है आपके लिए 13,500 का कॉल जय ठक्कर की तरफ से कैश के ऑप्शन के लिए। बढ़िया मूव है, मार्केट में अच्छी रिकवरी आई है और कई सारे स्टॉक्स हैं। अभी हमने स्पाइसजेट की बात करी जिसमें आपने एक ज़बरदस्त तेज़ी देखी, एक महीने में डबल हो गया। IFCI की बात करी, एक हफ्ते में 45% की रैली आई। वॉकहार्ट ये भी एक स्टॉक है जिसमें एक महीने में, पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 80% या उससे ज़्यादा की तेज़ी बन चुकी है ऑलरेडी। चलते हैं देवांशी के पास जानने के लिए कि इतना बुलिश क्यों हो रहा है बाजार वॉकहार्ट के स्टॉक पर। बताएं देवांशी। बिल्कुल दीपांशु, आप ये देखिए वॉकहार्ट जब से इसने ये कहा है कि वो अब वैक्सीन्स बनाने के लिए उतरती हुई दिख रही है, तब से हम देख रहे हैं कि वॉकहार्ट में एक अलग रैली आती हुई दिख रही है और लगातार यहाँ पे गेन्स आते हुए दिखे हैं। दरअसल आप देखिए कुछ ही दिन पहले ये खबर आती हुई दिखी थी कि यूके सरकार के साथ वैक्सीन के लिए कंपनी ने करार किया है और कंपनी के पास एक बड़ी फैसिलिटी है नॉर्थ वेल्स में जहाँ पे वो वैक्सीन के लिए रिजर्व करके रखा है उन्होंने। साथ ही आप देखिए कंपनी के पास करीब 1 बिलियन वैक्सीन बनाने की क्षमता बनती हुई दिख रही है। ज़्यादा कोई निवेश करने की भी ज़रूरत नहीं है कंपनी को, तो इसी के लिए इन्होंने रिजर्व करके रखा है। आने वाले 1.5 साल में जितने भी वैक्सीन बनेंगे वो इस फैसिलिटी से बनते हुए दिखेंगे। जब भी हमने देखा है कि वैक्सीन के लिए अप्रूवल थोड़े से भी नज़दीक होते हैं या उम्मीद भी होती है कि यहाँ पे मंजूरी मिलती हुई दिखेगी, तब हमने देखा है कि वॉकहार्ट में अच्छे गेन्स आते हुए दिखे हैं। साथ ही आप देखिए अब अन्य देशों के साथ कंपनी लगातार बातचीत कर रही है
वैक्सीन बनाने के लिए। साथ ही हाल ही में ये खबर आती हुई दिखी थी कि भारत में भी जो उनकी औरंगाबाद फैसिलिटी है वहाँ पे वैक्सीन बनाने के इस्तेमाल का प्रस्ताव सरकार के सामने उन्होंने रखा है। फिलहाल जो कोविड-19 की वैक्सीन हैं उनको जो बनानी होती है इसके सूची में फिलहाल ये कंपनी शामिल नहीं है, लेकिन ये प्रस्ताव ज़रूर दिया है। अभी यूके और बाकी जो देशों के साथ करार करती हैं तो उसमें जो फिल एंड साथ ही जो मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जो पैकेजिंग करके जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये राइट्स दिए जाती है, यानी कि जो वैक्सीन में वायल्स होते हैं वो भरकर उसकी जो पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसकी जो राइट्स है वो वोकहार्ट को मिलते हुए दिखेंगे यूके में। इसी के चलते हम देख रहे हैं लगातार गेन्स आते हुए दिखे, और अगर ऐसे राइट्स इनके दूसरे देशों से भी मिलते हैं, भारत से भी मिलते हैं, तो और भी ज़्यादा गेन्स आते हुए दिखेंगे। साथ ही हमने देखा था कि अब कंपनी अपने कोर कारोबार पर ज़्यादा फोकस कर रही है। कई ऐसे प्रोडक्ट्स थे जहां पे उन्होंने डॉक्टर रेड्डीज को बेचा था, कई पोर्टफोलियो को करीब 1850 करोड़ रुपए का कैश फ्लो होता हुआ दिखा था इनको इन ब्रांडेड प्रोडक्ट से। इसके चलते भी हमने देखा उसके बाद ये स्टॉक का हाईलाइट होता हुआ दिखा था और लगातार तेज़ी आती हुई दिखी थी। पिछले एक हफ्ते में करीब 20% तक की तेज़ी थी। पिछले एक महीने में देखें तो करीब 85% तक के गेन्स इस स्टॉक ने ऑलरेडी दिखा दिए हैं। बिल्कुल 85% की गेन्स आपने पिछले 3 हफ्तों में 4 हफ्तों में इस स्टॉक पर आते हुए देखे हैं। कुणाल जी, और अपसाइड दिख रही है जिस तरह से वॉकआउट में सस्टेन्ड खरीदारी आ रही है पिछले कुछ दिनों से, और मोमेंटम है इसमें? देखिए दीपांशु, ये स्टॉक जो है ये बाकी सभी फार्मा काउंटर्स को काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अभी इसमें जो पिछले कुछ दिनों में मूव आया इसने सारी अंडर परफॉर्मेंस को कैचअप किया है और मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स आएंगे। चार्ट पर एक रनवे गैप बनता हुआ नजर आ रहा है जिसका लोअर एंड जो है वो 490 रुपए के लेवल्स पर है। मुझे लगता है कि वहां अब एक बेस बन गया है और ऊपर 630 रुपए तक की जगह चार्ट्स पर नजर आती है जो कि 100 रुपए ऊपर है। तो 100 रुपीज का अपसाइड और स्टॉक में मुमकिन दिखाई पड़ता है। 485 490 के स्टॉप लॉस से जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने की मेरी राय है। ओके, तो अगर पोजीशन है तो होल्ड करिए। फार्मा को अंडर परफॉर्म करा है, अब यहाँ से आप मूवमेंट और बढ़िया बनते हुए देख सकते हैं। वॉकहार्ट ये एक स्टॉक है जहाँ पर एक्शन है, पर एक्शन बाजार में है। बस आखिरी 10 मिनट बाकी हैं इस वीकली एक्सपायरी के लिए। चलते हैं अनिल जी के पास फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, ग्लोबल क्यूज और सपोर्टिव होते हुए दिख रही हैं। डाउ फ्यूचर्स 60 अंक ऊपर हैं इस समय। नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम सपाट ट्रेड कर रहे हैं। यूरोप में आप देखें तो लगभग आधे % का उछाल यूरोप के बाजारों में आ रहा है और कच्चे तेल में भी खरीदारी हो रही है। थोड़ा सबड्यूड था पिछले 2 दिनों के लिए, अब ब्रेंट वापस आपको $50 की तरफ मूव करते हुए दिखा रहा है। तो पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज है सर, बताया क्या करके जाना चाहिए? ठीक है दीप, कहीं कोई खास ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए छोटा मोटा करेक्शन बाजार में आएगा और उस करेक्शन से आप घबराएंगे तो काम चलेगा नहीं। देखिए बहुत बढ़िया क्लोजिंग हो रही है, 13,500 के नज़दीक बंद हो रहा है। देखिए आज जो बंद होंगे हम 13,500 से थोड़ा सा नीचे, ये भी लाइफ टाइम सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग है। 13,529 की हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है, उससे 25-50 पॉइंट नीचे बंद होंगे और ऐसे मुंह फुला के बैठ जाएंगे कि अरे ये क्या हो गया। मतलब ये तो फिर बाजार नहीं है ना। हर रोज़ थोड़ी ऐसा हो सकता है कि आप ऊपर ही ऊपर देखें, हर रोज़ थोड़ी की तेजी हो, हर रोज़ थोड़ी की बिल्कुल गिरे ही ना। तो इसलिए बिल्कुल डरिए घबराइए मत, ऐसा ठीक है थोड़ा बहुत। हाँ, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट करें, अपनी पोजीशंस कंट्रोल में रखें ताकि आपको इस तरह के छोटे मोटे झटकों में ऐसा ना हो कि मतलब अटैक आ जाए। तो बस ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। मेरे ख्याल से ठीक क्लोजिंग हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 30,500 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो रहा है। 30,709 की हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है 23 मार्च के बाद की। अच्छा ही है मार्केट, अभी तक कोई पहला संकेत भी नहीं है जहां पर आपको चिंता करने की जरूरत है। अलर्ट होने की और कमजोरी की बात तो बहुत दूर की है। कमजोरी का और अलर्ट होने का पहला संकेत भी अभी तक निफ्टी और बैंक निफ्टी ने नहीं दिया है। तो मेरे हिसाब से आप तेजी की पोजीशन में रह सकते हैं। अगर आपको ओवरनाइट पोजीशन में थोड़ा डर लगता है और वो लगना भी चाहिए, क्योंकि 2 दिन अमेरिकी बाजार कमज़ोर बंद हुए, कल मजबूत बंद हुए, कल थोड़े कमज़ोर बंद हुए, 2 दिन ऊपर नीचे हुए। तो थोड़ा सा अमेरिकी बाजार भी कंसोलिडेशन के मूड में, यहाँ वक्त बिताने के मूड में, और ऐसे में 1-2 दिन भारतीय बाजार भी अगर करेक्शन देते हैं तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 1.5-2 दिन से ज़्यादा का करेक्शन होता नहीं है। आज तो सेकंड हाफ में अभी रिकवर हो गए, तो देखते हैं कल क्या कुछ होता है। बट मेरे हिसाब से तेजी की पोजीशन है तो रखनी चाहिए। एक और चीज़ करना चाहता हूँ, कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन अभी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, अभी वहाँ पर थोड़े दिन और चलेगा मामला। इस हफ्ते हमने यही कहा था कि इस हफ्ते वो चलने वाला, तो अभी तो शुक्रवार है, कल का दिन और है, तो वहाँ पर एक्शन होगा। सबसे बड़ी बात दीप देखिए, आपको कोई बचाने आ जाता है। आज देखिए पूरे FMCG पैक ने आज निफ्टी को बचाने का काम किया। तो जहाँ तक डेटा का सवाल है,
30,500 जैसा हम कह रहे थे कि 30,500 के आसपास या इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी, लगभग वहीं पर बैंक निफ्टी बंद हो रहा है और 13,450 13,500 के बीच में एक्सपायरी होगी। 2:30 बजे के डेटा वो बता रहे थे, तो डेटा ने एकदम परफेक्ट इंडिकेशन दिया और जैसा परफेक्ट इंडिकेशन दिया वहीं की वहीं क्लोजिंग होती हुई दिख रही। तो क्लोजिंग परफेक्ट है, डेटा परफेक्ट है, डेटा रीडिंग परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बने रहें अपनी अपनी पोजीशन को अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से होल्ड करके चलें। जी दीप। बिल्कुल, तो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से पोजीशन होल्ड करें, डेटा सपोर्टिव है, बने रहें, कोई परेशानी की बात नहीं है। हेज अकॉर्डिंगली आप बाजार में अपने बना के रखते हैं। आइए क्लोजिंग से पहले आशीष के पास एक बार चलते हैं बैन से बेनिफिट के लिए। आशीष बताएं क्या बदलाव संभव है? दीपांशु, एक्शन तो है बैंकिंग स्टॉक्स में ही देखने को मिल रहा है। कल पंजाब नेशनल बैंक 96% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट के साथ बैन में आया था। फिलहाल अगर आप मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट देखें तो करीब 92% के आसपास है, यानी बैन में बना रहेगा पीएनबी। लेकिन कैनरा बैंक जो कि कल बाहर आया था 77% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट के साथ, ये दोबारा एंट्री करने जा रहा है क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तेजी से पोजीशंस बढ़ती जा रही है। फिलहाल 135% हो गई हैं, 95% के ऊपर आते ही स्टॉक बैन में आता है। तो कैनरा बैंक की फ्रेश एंट्री होगी दोबारा और पंजाब नेशनल बैंक बैन में बना रहेगा। ओके, तो ये क्लियर बात है कि कैनरा बैंक एक दिन के ब्रेक के बाद वापस एंटर होने वाला है और पंजाब नेशनल बैंक जो ऑलरेडी है बैन में वो बना रहेगा। तो बैन लिस्ट डबल होने वाली है कल के लिए और दोनों पब्लिक सेक्टर मिड कैप बैंक से रहेंगे। शुक्रिया आशीष बैन से बेनिफिट हमें बताने के लिए। लॉजिस्टिक स्टॉक्स यहाँ पर हम ज़बरदस्त एक्शन बनते हुए देख रहे हैं और एक एक करके एक बढ़िया तेज़ी इस स्पेस पर आ रही है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, जरा यहाँ पर नजर देखिए। सुमित जी, पहले भी ऑल कार्गो पे बात जरूर हुई है, बताएं क्या एक्शन चल रहा है इस चार्ट पे? बिल्कुल हाँ दीपांशु, बहुत लोअर लेवल्स पे बात हुई है। 110 120 के आसपास जब स्टॉक था तब बात हुई है स्टॉक के अंदर, और आज स्टॉक के अंदर एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है और रिसेंट के हाईज भी ब्रेक हो चुके हैं। 140 के ऊपर ये स्टॉक अगर सस्टेन करता है और एक दो दिनों में उसके ऊपर अगर अच्छा मूव देखने को मिला तो ये स्टॉक के अंदर 150 रुपए से लेकर 160 रुपए तक का अपसाइड मूव ऑल कार्गो के अंदर देखने को मिल सकता है। और वैसे भी पूरा लॉजिस्टिक स्पेस एक तेजी के ट्रेंड के अंदर है और पिछले कई हफ्तों से हमने एक वन वे मूव देखा है, तो ऑल कार्गो के अंदर भी यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। 140 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 150 से 160 रुपए तक का अपसाइड मूव ऑल कार्गो में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो ऑल कार्गो पर रखिए नज़र, बढ़िया मूव इस पर आते हुए दिखा है। आज कुणाल जी ने 10 की कमाई में EID पैरी रेकमेंड करा था, उस स्टॉक पर भी नज़र रखिए। 3.5% की तेज़ी ये स्टॉक आपको दिखा रहा है। हालांकि उन्होंने पोजिशनली 390 का टारगेट ज़रूर उस पर आपको दिया था, बट EID पैरी यहाँ पर भी आप एक अच्छी मूव आते हुए देख रहे हैं। लगभग आज सुबह से देखें तो 11-12 रुपये की तेज़ी बनी है। कुणाल जी, अगर किसी ने डे ट्रेड के लिए लिया है तो मुनाफा बुक करना चाहिए या फिर आने वाले कुछ दिनों के लिए भी एक्शन होगा इसमें? देखिए दीपांशु, हमने 10 की कमाई में इस पर खरीदारी की राय दी है, यानी कि देखिए मध्यम अवधि के लिए रखना है। EID पैरी आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है और यहाँ पर एक बहुत ही शानदार पैटर्न बना हुआ है जिसकी बदौलत इसमें और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल जल्दबाजी ना करें प्रॉफिट लेने की, थोड़ा सा यहाँ पर अपना व्यू लंबा रखें, इसको होल्ड करें। और साथ ही दीपांशु, एक नौकरी यानी कि इंडिया infoedge.com पर भी मैंने खरीदारी की राय दी थी, वहां पर भी मेरी राय में होल्ड करना चाहिए पोजीशन को, कल भी रोल ओवर करना चाहिए। कल भी मुझे लगता है और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो रोल ओवर करिए इन्फो एज, वहाँ पर आप कल भी तेज़ी एक्शन आते हुए देखेंगे। और EID पैरी ऑफकोर्स पोजिशनल पिक है, बट आज एक बढ़िया मूव आया है रिकमेंडेशन के डे पर। इस पर PNG हाइजीन एक और स्टॉक है, हम बाकी FMCG की बात कर रहे थे। यहाँ पर नजर रखिए 3.5% की तेज़ी इस स्टॉक पर भी आपने आती हुई दिखी। पिछले कुछ मिनटों में भरपूर एक्शन यहाँ पर भी बना है। IFB इंडस्ट्रीज, प्राज इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी एक्शन बनते हुए दिखा है। KC इंटरनेशनल, यहाँ पर मूवमेंट आया है। येस बैंक 7.5% ऊपर है, ज़बरदस्त तेज़ी है। एलजी ने 12 रुपये पर आपको कहा था कि पैसे लगाने चाहिए, देखिए 12 से अब 20 हो गया है कुछ ही महीनों में ये काउंटर। ट्यूब इन्वेस्टमेंट एक और स्टॉक जहां पर मूवमेंट आया है। वेल्सपन कॉर्पोरेशन, यहां पर भी खरीदारी चल रही है। तो जबरदस्त तेजी का दिन रहा है। जहां तक ब्रॉडर मार्केट्स का सवाल है, कैश मार्केट्स में आपने कई सारे स्टॉक्स देखे हैं। इंडेक्स लेवल पर आज ऑफकोर्स सुस्ती आती हुई दिखी और लंबी तेजी का ब्रेक लग रहा है, पर एक्शन भरपूर है। एक्शन की समाप्ति करें उससे पहले एक बार जल्दी से श्रीकांत जी के पास चलते हैं BTST कॉल के लिए। बताएं श्रीकांत जी। दीपांशु, मुझे टाटा स्टील अच्छा लग रहा है, करंट लेवल से लॉन्ग करें, 602 का स्टॉप लॉस रखें और 625 के टारगेट के लिए इसे हम एज ए BTST बेसिस पे लेके जा सकते हैं। तो टाटा स्टील को बाय करें।
ओके, तो टाटा स्टील को खरीदिए और BTST लेकर जाइए 625 के टारगेट्स के लिए। श्रीकांत जी की है ये राय। चलिए आपको आज के मार्केट एक्शन के बारे में बता देते हैं। ऑफकोर्स बड़ी फॉल आती हुई दिखी है यूपीएल, हालांकि निचले स्तरों से आपने रिकवरी भी देखी, पर एक बड़ा ब्रेकडाउन आया है। विसल ब्लोअर एलिगेशन थी, कंपनी जी बिजनेस पर आई, उन्होंने क्लैरिफाई भी करा कि इस पर कोई मेरिट नहीं है, पुरानी इन्वेस्टिगेशन है जहां पर इन्हें ऑलरेडी ऑडिटर से क्लीन चिट मिल चुकी थी, पर फिर भी स्टॉक 11-11.5% नीचे बंद हो रहा है निचले स्तरों से रिकवरी देकर। अल्ट्राटेक यहां पर प्रेशर रहा, बाकी सीमेंट स्टॉक्स में भी आपने गिरावट आती हुई देखी। सीसीआई की तरफ से रेड्स हुई हैं, कार्टलाइजेशन के आरोप हैं इन कंपनीज पर। अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, एसीसी, अंबुजा वो 4 कंपनीज हैं जिनके नाम सामने आए थे। टाटा मोटर्स यहां पर मुनाफा वसूली रही 2.5% नीचे। M&M, आइशर मोटर्स यहां पर भी आपने गिरावट आती हुई देखी है, तो थोड़ा ऑटो स्टॉक्स में रोटेशन रहा। बजाज ऑटो भी आपको प्रेशर में ही दिखा है। गेल, IOC, HPCL यहां पर आपने थोड़ा गिरावट देखी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज कल पार्टिसिपेशन था, आज 1% नीचे ये बंद हुआ है। साथ ही इन्फोसिस यहां पर गिरावट थी। विप्रो थोड़े प्रेशर में आते हुए दिखा। ICICI बैंक भी हल्की सी गिरावट के साथ बंद हो रहा है, तो यहां से भी बाजार में थोड़ा प्रेशर बनते हुए दिखा है। पर दूसरी तरफ FMCG इसने लीड करा है। नेस्ले, ITC, ब्रिटानिया, HUL ये आपके टॉप 4 गेनर्स हैं निफ्टी में। HDFC लाइफ थोड़ी खरीदारी होती हुई। कोटक बैंक, बाकी बैंक्स प्रेशर में थे, प्राइवेट बैंक्स स्पेशली, पर यहाँ पर खरीदारी रही। हिंडाल्को, टाटा स्टील, एंड ऑफ ट्रेड यहाँ पर रिकवरी आती हुई देखी। JSW स्टील, मारुति, कोल इंडिया, ONGC, एशियन पेंट्स जहाँ पर लाइफ हाई आज बना है, इस पर भी नजर रखिए। वायदा कारोबार में भी अगर आप देखें तो कंजम्पशन स्टॉक्स ही लीड कर रहे थे। इन्फो एज, जो कुणाल जी ने कहा रोल ओवर करिए, 4600 के पार ये स्टॉक है नए हाई पर। बंधन बैंक यहाँ पर खरीदारी रही। गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर यहाँ पर एक्शन रहा। DLF यहाँ पर मूवमेंट था। जुबलेंट फूड, सेल, पिडलाइट, ICICI प्रू, यूनाइटेड स्पिरिट्स, मैरिको और अदानी पोर्ट्स कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक्शन रहा। NBFCs के लिए आज वीक डे रहा। LIC हाउसिंग फाइनेंस में हमने गिरावट देखी। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर भी आपने प्रेशर बनते हुए देखा। M&M, L&T फाइनेंस ये दोनों ही नीचे थे आज के ट्रेड में। पीरामल एंटरप्राइजेस यहाँ पर भी 1-1.25% की गिरावट रही। तो अनिल जी, ऑल एंड ऑल थोड़ी वीकनेस जरूर थी, पर एंड ऑफ सेशन अच्छी रिकवरी आई। सिर्फ 50 अंक नीचे ही निफ्टी क्लोज हो रहा है सर, जैसे कि आप कह रहे थे, सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग, और 30,500 एटलीस्ट प्रोविजनल बेसिस पर निफ्टी बैंक ने होल्ड कर लिया सर। डाउन बट नॉट आउट, थोड़ा नीचे है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे कि एकदम आपको मतलब तनाव हो जाए कि भाई ये क्या हो गया। थोड़ी हल्की कमजोरी, ठीक है। इतने दिनों की तेजी के बाद एक मुनाफा वसूली, 8 दिनों तक लगातार क्लोजिंग बेसिस पर आप लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं, तो एक दिन हल्के से कमजोर हुए हैं। वो भी कमजोर कितने, पिछले दिन के मुकाबले में थोड़ा सा नीचे बंद हुए हैं। ऐसा नहीं कि 2 दिन पहले के लेवल को भी आपने तोड़ा है, सिर्फ कल के लेवल के नीचे बंद हुए हैं। परसों के लेवल के नीचे तो अभी भी बंद नहीं हुए हैं। वो आपकी ताकत दिखाता है बाजार की। और इस बीच फ्यूचर्स जो आप देख रहे हैं थोड़े से हल्के हरे निशान में आते हुए दिखें। डाउ फ्यूचर्स थोड़े से मजबूत होते हुए दिखें। हालांकि बहुत ज़्यादा मजबूती ऐसी नहीं कि जिससे आप ये आश्वस्त हो जाएं कि नहीं अमेरिका में सब कुछ ठीक ही रहेगा, लेकिन फिर भी क्लोजिंग करने के लिए आपको जो हल्का फुल्का कॉन्फिडेंस चाहिए वो डाउ फ्यूचर्स से मिल रहा है आपके लिए, 50 पॉइंट ऊपर है। आइए बाजार बंद होने के बाद का एक्शन आपके लिए रख दें। शाम 6 बजे आपके लिए होगा पूरा शो कोरोना पर ही। कोरोना और लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं रियल इस्टेट सेक्टर, और रियल इस्टेट सेक्टर में मुंबई के लिए एक अच्छी खबर, मुंबई में घरों की बिक्री ने पिछले 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नवंबर के महीने में यहाँ पर 9,301 घरों की बिक्री हुई है, जो कि नवंबर 2019 से 67% ज़्यादा है। पिछले साल के मुकाबले में 2/3% ज़्यादा है। और स्टैम्प ड्यूटी में भारी भरकम कटौती की इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। यहाँ पर वैसे 5% लगता है, अभी दिसंबर तक आप अपना घर रजिस्टर करते हैं तो 2% लगेगा, जनवरी से मार्च 3%, और मार्च के बाद अगर आप रजिस्टर कराएंगे तो वही पुराना 5% लगेगा। ये तो एक वजह तो ये कि स्टैम्प ड्यूटी है। दूसरा, होम लोन की रेट्स जो हैं वो लोएस्ट लेवल पर, अब तक का सबसे लो लेवल का रेट अगर होम लोन का भी है तो वो ये है। थोड़ा आप जोर लगाकर बार्गेनिंग करें तो बैंक आपको 6.5% तक भी लोन दे रहे हैं आज की तारीख में, 6.25% तक लोन मिल रहे हैं। इससे अब क्या मतलब और क्या लेंगे आप। और साथ ही बिल्डर्स जो फंसे हुए हैं उनके बिके नहीं, प्लस लॉकडाउन में सारी सेल्स खत्म हो गई, प्रोजेक्ट बने नहीं है, वो भी टाइट हैं, तो वो भी जो बचे हुए हैं इन्वेंट्री निकालने के मूड में, चलो बेचो बेचो बेचो, निकलो फटाफट। तो ये सारा माहौल तो मुंबई का, हमें मुंबई का पता है, लेकिन क्या बाकी देश के हिस्सों में भी और राज्यों में भी यही माहौल है? आपको घर खरीदना चाहिए या थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए? अगले साल रियल इस्टेट सेक्टर का आउटलुक कैसा रहेगा? ये हैं सारे सवाल जिनके जवाब आपको शाम 6 बजे के शो में मिलेंगे। इन पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान होंगे। रजनी सिन्हा, चीफ इकोनॉमिस्ट और नेशनल डायरेक्टर रिसर्च नाइट फ्रैंक के, अंकुर गुप्ता, जॉइंट MD आशियाना हाउसिंग लिमिटेड के, और अमित मोदी, डायरेक्टर ABA कॉप, प्रेसिडेंट इलेक्ट क्रेडाई वेस्टर्न यूपी के। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जायजा जैन साहब से भी ले लिया जाए। जैन साहब, क्या
ये जो रियल एस्टेट की पार्टी खरीदने वालों की, बेचने वालों की नहीं, खरीदने वालों की जो चल रही है मुंबई में, ये सिर्फ मुंबई में है या आपके राजस्थान में भी और बाकी हिस्सों में भी है? बहुत बहुत सही सवाल है अनिल जी। ये एक्चुअली में कुछ ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बॉटम आउट हुआ है रियल एस्टेट में, और राजस्थान में भी दिख रहे हैं, हमारे आसपास भी कुछ एक्शन होता हुआ दिख रहा है। लोग बाग जो दूर जाके कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, वहां पे भी कुछ बाइंग आई है। और जनरली मैंने देखा है पिछले 10, 15, 20 सालों में जो भी प्रॉपर्टीज का ट्रेंड, जितना स्टॉक मार्केट को समझता हूँ उतना तो नहीं समझता, बट फिर भी काफी बारीकी से देखा है। स्टॉक मार्केट में जब भी बड़ी तेजी आती है और जब भी वर्ल्ड मार्केट्स में बहुत बड़ा फॉल आता है और जब लिक्विडिटी नोट छपते हैं और जब स्टिमुलस आता है, तो उसके बाद वो पैसा कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में भी पार्क होता है। फिर REITs एक बहुत बड़ा बूस्टर है इसके लिए। फिर आपने स्टैम्प ड्यूटी बोला, और जब बॉम्बे का स्टैम्प ड्यूटी डिपार्टमेंट कोई भी काम करता है तो उसको बाकी स्टेट्स भी फॉलो करेंगे, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वो मदर ऑफ ऑल स्टेट्स है इन टर्म्स ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, क्योंकि हमने स्टॉक मार्केट्स के उसमें भी देखा हुआ है। सो ओवरऑल आई फील इट्स अ वेरी पॉजिटिव, बिग पॉजिटिव। और जो आपने बोला है होम लोन्स, वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। होम लोन की रेट्स इतनी सस्ती है कि अब और क्या लोगे इससे ज्यादा। सो ओवरऑल सारी सरकार की जो इनिशिएटिव्स इतने सालों से, 3-4 सालों से इस सेक्टर को लेकर जो रिवाइवल को लेकर थी, कहीं ना कहीं अब वो फ्रूट्स देती हुई दिख रही है, और देना जरूरी भी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा जनरेट होता है। सो जयपुर में भी मुझे दिख रहा हलचल थोड़ी थोड़ी बॉटमिंग आउट हो रही है और लोग बाग अब खरीदने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए रियल एस्टेट का हाल, और भाव एकदम बॉटम पर, ब्याज दरें बॉटम पर, और खरीदने का मूड माहौल। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इससे बढ़िया मौका शायद आपको ना मिले। लेकिन आइए इन्वेस्टमेंट्स के कुछ और मौक़ों पर फोकस करें। रात 8:26 पर हमारा विशेष शो देखिएगा ज़रूर मनी गुरु में। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से पहले इंश्योरेंस प्लानिंग। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले इंश्योरेंस लेना क्यों ज़रूरी है ये देख लीजिए, क्योंकि आप अपनी पहली कमाई के बाद हमेशा ये कोशिश करते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट करें ताकि कमाई होगी, लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ की सुरक्षा का ध्यान नहीं करेंगे तो कमाएंगे कैसे, वेल्थ कैसे कमाएंगे? वेल्थ के लिए हेल्थ तो ज़रूरी है ना, इसलिए पहले इंश्योरेंस की प्लानिंग करिए। किस तरह से आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। और रात 8:26 मनी गुरु में हम आपको यही बताएंगे कि कैसे इंश्योरेंस आपके निवेश को आगे बढ़ते रहने में मदद करता है। तो ये विशेष शो आप ज़रूर देखिएगा आज। आइए इस बीच फाइनल क्लोजिंग आपके सामने 143 अंकों के नुकसान के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स 46,000 से थोड़ा सा नीचे 45,959। निफ्टी बंद हुआ है 199 पॉइंट नीचे 30,510, थोड़ी सी माफ़ कीजिए, निफ्टी बैंक 199 पॉइंट नीचे 30,510, थोड़ी सी अच्छी फीलिंग देता हो कि 200 पॉइंट कमजोर नहीं हुआ। 199 में आते 200 से नीचे वाली फीलिंग आने लगती है, 200 होते थोड़ी फीलिंग ऐसा आती है कि ज़्यादा गिरावट हुई है, लेकिन निफ्टी वो नहीं कर पाया। 49 पॉइंट नहीं 50 पॉइंट नीचे बंद हुआ है 13,478 पर ये है। तो हल्की फुल्की सी गिरावट से हम बच गए। निचले स्तरों से 300 अंक रिकवर हुआ बैंक निफ्टी, निचले स्तरों से लगभग 80 अंक रिकवर हुआ निफ्टी, और सेंसेक्स में भी अच्छी रिकवरी आपको निचले स्तरों से दिखी है बंद होते होते। तो ये है आपके लिए आज की फाइनल क्लोजिंग। चलिए, एक्सपायरी निकल गई, अब एक चीज़ और निकालनी है हमें, वो है कल हफ्ते का आखिरी दिन। अगर कल हफ्ते के आखिरी दिन क्लोजिंग ठीक ठाक मिले तो वीकली क्लोजिंग और बढ़िया होगी, और अच्छी वीकली क्लोजिंग मिले तो कहने ही क्या। तो फिर कल सुबह फिर से आपसे मुलाकात होगी। डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में है, नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम सपाट, लेकिन चलिए फाइनली एक्सपायरी का प्रेशर खत्म। अब कल का एक्शन, आप सबसे मुलाकात करेंगे सुमित जी, कुणाल जी, जय सर, श्रीकांत जी और जैन साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। कमोडिटी बाजार में भी एक्शन भरपूर है।